किस बात की, एपिसोड शुरू करते हैं। अभी अभी डीमन किंग को सील कर दिया गया है और ये काम इन 4 एडवेंचरर्स ने किया है। एक एडवेंचरर कहता है, लेकिन जब तक डीमन किंग को मारा नहीं जाएगा तब तक इस दुनिया पर डंजन के जरिए खतरा मंडराता ही रहेगा। तभी एक दूसरा हंटर कहता है, तुम लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक न एक दिन कोई हीरो आएगा और डीमन किंग को मारेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब प्रेजेंट में कुछ एडवेंचरर्स डंजन के अंदर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं और इन एडवेंचरर्स की पार्टी का नाम है थंडर पाइक और ये एक ए रैंक पार्टी है और ये लोग बड़े ही आसानी से मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और ये सब होता हुआ लोगों ने स्क्रीन पर देखा है, क्योंकि एडवेंचरर जो भी कर रहे थे उन्होंने उसको लाइव स्ट्रीम कर दिया और लोग थंडर पार्टी को बहुत चेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनके लड़ने का तरीका कमाल का है। फिर अगले सीन में हम यूक को देखते हैं और ये थंडर पाइक पार्टी का मेंबर है और इसका रैंक है बी और इसकी जॉब है एक रेड मेज की और एक एल्केमिस्ट की। और यूक थंडर पाइक पार्टी के बाकी मेंबर से कहता है, मैं इस पार्टी को अभी छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे काम के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कर्ज में डूब जाऊंगा। साइमन, जो थंडर पाइक पार्टी का लीडर है, कहता है, पार्टी के अंदर सबको हिस्सा उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलता है। और फिर बाकी सब मेंबर्स भी कहने लगते हैं कि यूक फाइट नहीं करता और बस लाइव स्ट्रीम करने के काम आता है और यूक को अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए। यूक कहता है, मैं अपने आइटम से और मैजिक से तुम्हें काफी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन तभी साइमन यूक की बात काटता है और कहता है, हमारी पार्टी छोड़कर आखिर तुम जाओगे कहाँ, क्योंकि हमारे अलावा कोई भी तुम्हें अपनी पार्टी में नहीं लेने वाला। यूक कहता है, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरे जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? साइमन कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यूक कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अभी इस पार्टी को छोड़ता हूँ। ये सुनकर बाकी पार्टी मेंबर यूक पर हंसने लगते हैं और यूक को जाने के लिए कहते हैं। फिर अगले सीन में यूक गिल्ड पहुंचकर नया काम मांगता है और गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट ममार यूक से कहती है, तुम नया काम क्यों मांग रहे हो और थंडर पाइक का क्या हुआ? यूक कहता है, मैंने थंडर पाइक पार्टी को छोड़ दिया है। फिर ममार यूक को फॉर्म देती है फिल करने के लिए और यूक उसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिख देता है, जैसे यूक का पूरा नाम यूक फेल्डियो है, एज 20 साल है और जॉब रेड मेज और एल्केमिस्ट की है। फिर अचानक यहाँ पर एक लड़की आकर यूक को जोर से गले लगाकर कहती है, मास्टर हमें मिले हुए कितना समय हो गया? यूक कहता है, तुम मरीना हो ना? ये लड़की, जिसका नाम मरीना है, कहती है, आपने ट्रेनिंग में जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया और सिल्क और रेन भी काफी अच्छा कर रही हैं। और वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूक बताता है कि यूक एक नई पार्टी की तलाश में है और ये सुनते के साथ मरीना यूक को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहती है। फिर अगले सीन में यूक मरीना, रेन और सिल्क के साथ मीटिंग कर रहा है और रेन और सिल्क को भी यूक के पार्टी ज्वाइन करने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिल्क कहती है, मास्टर क्या आप सही में इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे? क्योंकि हम एक डी रैंक पार्टी हैं और आप एक बी रैंक एडवेंचरर हो और इससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। यूक कहता है, मेरे लिए भी एक डी रैंक पार्टी को ज्वाइन करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक ए रैंक पार्टी हमेशा हाई लेवल के मिशन पर जाती है जिसमें आइटम्स की जरूरत पड़ती है और उसमें काफी खर्चा होता है, जिस वजह से मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ। और फिर मरीना, रेन और सिल्क कहती हैं, आपके इस पार्टी को ज्वाइन करने से हमें अच्छा लगा मास्टर। यूक कहता है, तुम लोग मुझे मास्टर मत बोलो और तुम मुझे यूक के नाम से बुला सकते हो। मरीना कहती है, ठीक है, और आपको अपने साथ पाकर हमें खुशी हुई यूक। फिर अगले सीन में ये लोग डंजन के सामने एक क्वेस्ट पूरा करने के लिए पहुंच चुके हैं। फिर ये लोग डंजन में घुसते हैं और अभी ये डंजन के फर्स्ट फ्लोर पर हैं और मरीना सबसे आगे चल रही है और अपनी तलवार से चेक कर रही है कि कहीं पे कोई जाल तो नहीं बिछा। ये देखकर यूक सोचता है, मरीना बिल्कुल वैसा ही कर रही है जैसा मैंने इसको सिखाया था। और फिर यूक कहता है, मरीना अब मैं सबसे आगे चलता हूँ। और फिर यूक डिटेक्टिंग लालटेन निकालता है और लालटेन की मदद से इनको सारे ट्रैप्स दिखने लग जाते हैं, जो देखकर ये तीनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन सिल्क कहती है, इसके लिए तो स्पेशल ऑयल चाहिए और क्या वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा? यूक कहता है, तुम चिंता मत करो, क्योंकि इस तेल को मैं खुद बनाता हूँ एल्केमी का इस्तेमाल करके। और फिर ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और यूक याद करता है कि यही वो डंजन है जिसमें यूक पहली बार आया था और वो भी थंडर पाइक पार्टी के साथ। और अचानक यूक सबको लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि थोड़ा ही आगे इनको कुछ मॉन्स्टर्स मिल जाते हैं और मरीना मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और यूक अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मरीना की फिजिकल एबिलिटीज को काफी इंप्रूव कर देता है और फिर अपने दूसरे स्पेल का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स की मूवमेंट को रोक देता है, जिस वजह से मरीना इन मॉन्स्टर्स को बड़े ही आसानी से मार देती है। फिर मरीना कहती है, यूक ये सब तुम्हारे मैजिक की वजह से हुआ ना? यूक कहता है,
हाँ, मैंने तुम्हारे ऊपर एक साथ 3 मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया था। ये सुनकर रेन काफी हैरान हो जाती है और कहती है, तुमने इतनी तेज एक साथ 3 मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर दिया, और वो भी बिना कोई मंत्र पढ़े। फिर ये लोग दोबारा आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब ये लोग डंजन के 2nd फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और अचानक इनके ऊपर डेड माइनर्स नाम के मॉन्स्टर का हमला होता है और रेन, जो एक प्रीस्टेस है, मंत्र पढ़ना शुरू करती है और युग फिर इन तीनों पर एक ब्लेसिंग नाम का मैजिक कर देता है, जिसके असर की वजह से डेड माइनर्स इनके करीब नहीं आते और ये आसानी से डेड माइनर्स को मार पा रहे हैं। और अब थोड़ी देर बाद रेन का मैजिक स्पेल भी पूरा हो चुका है और रेन के एक ही मैजिक स्पेल से वो सारे डेड माइनर्स मर जाते हैं। लेकिन इससे रेन का माना काफी कम हो जाता है और रेन बहुत ज्यादा थक जाती है, जिस वजह से युग रेन के ऊपर एक रिफ्रेश माना नाम का मैजिक करता है, जिससे रेन का माना दोबारा फुल हो जाता है और रेन सरप्राइज होकर कहती है, तुम रिफ्रेश माना का इस्तेमाल कर सकते हो। मरीना रेन से पूछती है, क्या ये कोई बहुत ज्यादा ताकतवर स्पेल है? रेन कहती है, इस स्पेल को बहुत ही कम जादूगर कर पाते हैं और सिर्फ रेड मेज ही इस स्पेल को कर पाते हैं और सिर्फ इस स्पेल के दम पे कोई भी एडवेंचरर ए रैंक पार्टी का हिस्सा बन सकता है। फिर ये लोग दोबारा आगे बढ़ना शुरू करते हैं और युग वहाँ पर होली वाटर गिराता जा रहा है, जहाँ पर डेड माइनर्स के पैरों के निशान हैं, जिससे डेड माइनर्स अचानक इन पे हमला ना कर दें। और ये देखकर सिल्क पूछती है, तुम होली वाटर गिरा रहे हो और क्या ये ज्यादा महंगा नहीं है? युग कहता है, तुम इसको खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन मैंने इसको खुद बनाया है अनडेड की राख और एल्केमी का इस्तेमाल करके। और फिर ये लोग थोड़ा आगे जाकर रुक जाते हैं और युग अपने छोटे से मैजिक बैग में से काफी सारा सामान निकालता है, जिससे वो इनके लिए खाना बना सके। और फिर युग इनके लिए काफी सारा टेस्टी खाना बनाता है और जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तब सिल्क कहती है, इस खाने को खाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे ये माना से भरा हुआ है। युग कहता है, सिल्क तुम माना को पकड़ने में अभी भी बहुत तेज हो और तुम बस ये समझ लो कि मैंने इस खाने में थोड़ा प्यार डाला है, जिससे तुम्हें थोड़ी ताकत मिल सके। और ये प्यार वाली बात सुनकर सिल्क बहुत शर्मा जाती है। फिर अगले सीन में ये लोग 4th फ्लोर के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, जिससे ये लोग उस पर लगे हुए मैजिक आयरन ओर को निकाल सकें। और जैसे ही ये मॉन्स्टर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, युग अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसको स्लो कर देता है और मौका देखकर मरीना इस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देती है। लेकिन मरीना के इस स्पेशल अटैक से मरीना काफी थक जाती है और मरीना का माना भी बहुत कम हो जाता है। और फिर युग जल्दी से रिफ्रेश माना का इस्तेमाल करके मरीना का माना फुल कर देता है और इससे मरीना की थकान भी मिट जाती है। और इसके बाद ये लोग मॉन्स्टर पर लगा हुआ मैजिक आयरन और इकट्ठा करना शुरू करते हैं और बस थोड़ी देर बाद इनके पास ठीक ठाक मैजिक आयरन और इकट्ठा हो जाता है। लेकिन सिल्क कहती है, हमको बस थोड़े और मैजिक आयरन और की जरूरत है। ये सुनकर युग कहता है, तो क्यों ना हम फ्लोर बॉस को हराकर 6th फ्लोर की तरफ बढ़ जाएं। ये सुनकर तीनों लड़कियां थोड़ा घबरा जाती हैं और कहती हैं, लेकिन फ्लोर बॉस स्टील क्रैब है और उसको हराने के लिए हमें काफी पावरफुल मैजिक चाहिए होगा। युग कहता है, तुम चिंता मत करो क्योंकि फ्लोर बॉस को मैं हैंडल कर लूंगा। फिर अगले सीन में ये लोग 5th फ्लोर तक पहुंच चुके हैं और इस गेट के पीछे 5th फ्लोर का बॉस है। और फिर युग एक मैजिकल कैमरा निकालता है, जो देखकर रेन पूछती है, क्या तुम इस फाइट को लाइव स्ट्रीम करने वाले हो? युग कहता है, नहीं, मैं इसको बस रिकॉर्ड करने वाला हूँ क्योंकि मैं अपने सभी फ्लोर बॉस के बैटल्स को रिकॉर्ड करता हूँ। तभी मरीना कहती है, युग चलो इसको लाइव स्ट्रीम करते हैं क्योंकि ऐसा करने में मजा आएगा। युग कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, मैंने अभी भी नोटिस किया कि मैंने अभी तक तुम्हारी पार्टी का नाम नहीं पूछा, और वैसे तुम्हारी पार्टी का क्या नाम है? सिल्क कहती है, हमारी पार्टी कोई ऑफिशियल पार्टी नहीं है और हमारी पार्टी का कोई नाम भी नहीं है। तभी मरीना कहती है, तो चलो अभी पार्टी का नाम सोच लेते हैं। युग पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई नाम है? मरीना कहती है, नहीं, मेरे पास कोई नाम नहीं है। लेकिन अचानक मरीना के दिमाग में क्लोवर की इमेज आती है और मरीना कहती है, चलो पार्टी का नाम क्लोवर रख देते हैं क्योंकि क्लोवर के अंदर 4 पत्ते होते हैं और हमारी पार्टी में भी 4 लोग हैं और ये नाम यहाँ सभी को अच्छा लगता है और ये लोग अपनी पार्टी का नाम क्लोवर रख देते हैं। फिर युग कहता है, तो क्या क्लोवर पार्टी की पहली लाइव स्ट्रीम में मैं बॉस से अकेले फाइट करूंगा? और क्या अच्छा ये नहीं रहेगा कि हम सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें? लड़कियां कहती हैं कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि क्लोवर पार्टी की पहली लाइव स्ट्रीम में युग अकेले बॉस बैटल करने वाला है। फिर युग दरवाजा खोलकर सीधा स्टील क्रैब की तरफ बढ़ रहा है और अचानक युग स्टील क्रैब के ऊपर 5 मैजिक स्पेल्स कर देता है, जिनकी वजह से स्टील क्रैब ना ही कुछ देख पाता है और ना ही हिल पाता है। और युग फिर स्टील क्रैब पर ग्रेविटी स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके प्रेशर से स्टील क्रैब टूटने लग जाता है और मर जाता है। जिसके बाद युग कैमरे में कहता है, ये देखने के लिए आपका शुक्रिया। और यहाँ
ये लाइव स्ट्रीम खत्म होती है और फिर लड़कियां भी यूक के स्टील क्रैब को इतना आसानी से हराने की वजह से उससे काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। और फिर यूक इतने बड़े स्टील क्रैब को अपने छोटे से मैजिक बैग में डाल लेता है, क्योंकि इस स्टील क्रैब के बदले एडवेंचरर गिल्ड से इनको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पर अचानक एक चेस्ट आ जाता है जिसके अंदर इनको काफी सारे मैजिक आयरन और मिलते हैं। और यहाँ क्लोवर पार्टी का पहला क्वेस्ट पूरा होता है और एपिसोड 1 भी खत्म होता है। इसका एपिसोड 2। और अब हमें बताया जा रहा है कि इस दुनिया में लोग सबसे ज्यादा एडवेंचरर्स की लाइव स्ट्रीम को देखते हैं और इसके अलावा लोग रिकॉर्डेड कंटेंट को भी बहुत ज्यादा देखते हैं। और अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये इस दुनिया का यूट्यूब है। और इस समय लोग यूक की वीडियो को भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि यूक ने बिना कोई भी फिजिकल अटैक करे स्टील क्रैब को हरा दिया है। और अभी क्लोवर पार्टी अपना क्वेस्ट पूरा करने के बाद वापस जा रही है और यूक इन तीनों से अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है और ये तीनों यूक की तारीफों के पुल बांध देती हैं। फिर यूक कहता है, क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि तुम्हारा टीचर भी तुम्हारी पार्टी में है, जिसका रैंक और स्टेटस भी तुमसे अलग है? ये तीनों कहती हैं, यूक तुम इस बारे में ज्यादा सोच रहे हो। और फिर सिल्क कहती है, तो क्यों ना यूक तुम हमारी पार्टी के लीडर बन जाओ। यूक कहता है, लेकिन तुम मुझे अपना लीडर क्यों बनाना चाहती हो? सिल्क कहती है, क्योंकि तुम हमारे टीचर हो और किस्मत तुम्हें हमारे पास लेकर आई है। और फिर मरीना और सिल्क भी यूक से लीडर बनने की जिद करने लगते हैं। और फिर यूक सोचता है, अगर मैं लीडर बन गया तो मैं आने वाले खतरों से इन बच्चों की रक्षा कर पाऊंगा। और फिर यूक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा लीडर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ तो तुम सीधा आकर मुझसे कह सकती हो। और यूक के लीडर बनने से ये तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि थंडर पाइक पार्टी काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रही है और ये सारे मॉन्स्टर लगातार थंडर पाइक पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। फिर एक मॉन्स्टर एक पार्टी मेंबर को बुरी तरीके से घायल कर देता है। साइमन उस मेंबर को बचाता है और सबको पीछे हटने के लिए कहता है। और अब मॉन्स्टर से भागने के बाद भी इस एडवेंचरर की हालत काफी खराब है। साइमन हीलर से हील करने के लिए कहता है, लेकिन हीलर कहती है कि उसके पास इतना माना नहीं है। साइमन पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई माना पोशन भी नहीं है? हीलर कहती है, माना पोशन लाने जैसा काम तो यूक किया करता था। और फिर साइमन दूसरे एडवेंचरर से हीलिंग पोशन मांगता है, लेकिन वो भी यही कहता है कि ये सारे काम तो यूक किया करता था। और फिर आखिर में साइमन इस एडवेंचरर से हीलिंग पोशन मांगता है और इस एडवेंचरर ने यूक के जाने के बाद ये पार्टी ज्वाइन करी है। और फिर ये नया मेंबर हीलिंग पोशन देते हुए कहता है, मैं ये जो तुम्हें हीलिंग पोशन दे रहा हूँ ये मैंने खुद खरीदा है और पार्टी ज्वाइन करते समय तुमने मुझसे कहा था कि इस पार्टी में सब मेंबर्स को अपनी सप्लाईज खुद लानी होंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी क्लोवर पार्टी यहाँ पर एंजॉय कर रही है और यूक गिल्ड से जो इनाम मिला है और स्टील क्रैब की बॉडी को जो बेचकर पैसा मिला है वो सब यहाँ पर ला चुका है। और फिर ये चारों एक जगह खरीदने के लिए बातें करने लगते हैं जिसे ये अपनी पार्टी के बेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी इसी बार के अंदर थंडर पाइक पार्टी भी है और साइमन कहता है, जो आज थंडर पाइक पार्टी के साथ हुआ था न जाने ऐसा पिछली बार कब हुआ था। और बस अच्छी बात यह है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस सब गड़बड़ की वजह ये मतलबी डरपोक है। और फिर साइमन के बाद पार्टी के बाकी सारे मेंबर्स भी आज का क्वेस्ट फेल होने के पीछे इस नए मेंबर को ब्लेम करने लगते हैं। और फिर इस नए मेंबर की और बाकी सबकी बहस होती है, जिसके बाद ये नया मेंबर कहता है, मैं इस पार्टी को छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर यूक थंडर पाइक पार्टी की चिल्लाचिल्ली देखकर सोचता है, पता नहीं अब इनके साथ क्या चल रहा है। फिर क्लोवर पार्टी बातचीत करके डिसाइड करती है कि 3 दिन बाद ये लोग गिल्ड में सुबह सुबह मिलेंगे और डिसाइड करेंगे कि इन्हें कौन सा क्वेस्ट करना है। तभी इस बार की मेन स्क्रीन पर यूक और स्टील क्रैब की फाइट प्ले हो जाती है और अब तक यूक और स्टील क्रैब की फाइट को अच्छे व्यूज आ चुके हैं। और बार में बैठे हुए लोग भी ये देखकर हैरान हो रहे हैं कि यूक ने बस वीक करने वाले मैजिक का इस्तेमाल करके ही स्टील क्रैब को हरा दिया। और इस वीडियो पर व्यूज आने की वजह से क्लोवर पार्टी के मेंबर्स खुश हो रहे हैं, लेकिन थंडर पाइक पार्टी के मेंबर्स को ये सब देखकर बहुत जलन हो रही है। लेकिन अभी एक इंसान चुपके से क्लोवर पार्टी को देख रहा है और कहता है, वो लड़का खुद को समझता क्या है जो इन लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब 3 दिन बाद यूक सुबह सुबह गिल्ड में पहुंचकर क्लोवर पार्टी के लिए क्वेस्ट ढूंढ रहा है। तभी यहाँ ममार आकर यूक से कहती है, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? यूक कहता है, मैं क्लोवर पार्टी के लिए क्वेस्ट ढूंढ रहा हूँ और मुझे यकीन है कि क्लोवर पार्टी एक बी रैंक क्वेस्ट कर सकती है, और अगर हमारे लिए कोई अच्छा क्वेस्ट हो तो तुम हमें बता सकती हो। ममार एक क्वेस्ट की तरफ इशारा करती है जो देखकर यूक कहता है, ये एक सी रैंक क्वेस्ट है जिसमें हमें 3 स्टोन्स को इकट्ठा करके वापस लाना है, लेकिन इतने से काम के लिए ये सी रैंक क्वेस्ट क्यों है? और इसे तो हद से अधिक डी रैंक क्वेस्ट होना चाहिए था।
ममार बताती है ये सी रैंक क्वेस्ट इस वजह से है क्योंकि उस जगह पर एक काफी बड़े मैजिक बीस्ट को देखा गया था। तभी ये तीनों लड़कियां भी गिल्ड में पहुंच जाती हैं और यूक के इस क्वेस्ट के बारे में बस थोड़ा सा ही बताने पर ये तीनों ये क्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती हैं और ममार इस क्वेस्ट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए चली जाती है। यूक कहता है तुम लोगों को मेरी पूरी बात तो सुननी चाहिए थी। मरीना कहती है मुझे नहीं लगता कि हमें इस क्वेस्ट में कोई दिक्कत होने वाली है क्योंकि हम लोग कुछ समय पहले उस एरिया में गए थे और वैसे एक क्वेस्ट एक सी रैंक क्वेस्ट क्यों है। यूक कहता है तुमने मुझे ये कहने का मौका ही कहाँ दिया, और वैसे एक क्वेस्ट एक सी रैंक क्वेस्ट इसलिए है क्योंकि उस जगह पर एक मैजिक बीस्ट को देखा गया था। ये सुनकर लड़कियां हैरान हो जाती हैं और यूक कहता है हमारे पास अभी भी टाइम है कि हम इस क्वेस्ट के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां कहती हैं कि हमें ये मिशन करना चाहिए। यूक कहता है तो फिर ठीक है और तुम लोग तैयार हो जाओ और हम लोग 1 घंटे बाद मिलेंगे। लेकिन अभी भी ये आदमी बहुत गुस्से में यूक को घूर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी यूक लड़कियों से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन यूक समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और फिर यूक थोड़ा भागकर एक जगह पर रुक जाता है और फिर ये आदमी भी यूक के पास पहुंच जाता है और फिर यूक इससे कहता है तुम मेरा पीछा कर रहे थे और आखिर तुम्हारा मुझसे क्या काम है। ये आदमी कहता है क्लोवर पार्टी को छोड़ दो। यूक कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता और वैसे भी मैं क्लोवर पार्टी का लीडर हूँ। ये सुनकर इस आदमी को गुस्सा आ जाता है और ये तलवार निकालकर कहता है मैं उन लड़कियों को बहुत बार समझा चुका हूँ कि मैं उनकी पार्टी को उनकी भलाई के लिए ज्वाइन करूंगा और तुम पीछे हट जाओ क्योंकि मैंने उन्हें तुमसे पहले ढूंढा था। यूक कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मैं क्लोवर पार्टी को नहीं छोड़ने वाला। और ये सुनकर इस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये यूक पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन यूक अपने मैजिक की मदद से इसे जमीन पर गिरा के बेहोश कर देता है। फिर क्वेस्ट पर जाते हुए यूक उस आदमी के बारे में लड़कियों को बताता है और लड़कियां यूक को बताती हैं कि वो आदमी इनके पीछे काफी समय से लगा हुआ था, लेकिन वो बस बड़ी बड़ी बातें करता है क्योंकि उसके पास कोई ढंग का स्किल नहीं है। और फिर ये लोग क्वेस्ट के बारे में मीटिंग शुरू करते हैं और यूक कहता है हमें बस 3 स्टोन्स इकट्ठा करने हैं और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और तुमने कहा था कि तुम कुछ समय पहले उस एरिया में जा चुके हो। मरीना कहती है हम वहाँ पर 2 महीने पहले गए थे। यूक पूछता है क्या वहाँ पर कोई मैजिकल बीस्ट था। मरीना कहती है मैजिकल बीस्ट तो दूर की बात, क्योंकि वहाँ पर कोई नॉर्मल जानवर भी नहीं था। ये सुनकर यूक हैरान हो जाता है और कहता है वो एक जंगली इलाका है और वहाँ पर जंगली जानवर होने चाहिए थे, और इसका मतलब ये है कि जब तुम वहाँ पर गए थे तब वहाँ पर मैजिक बीस्ट था, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारा उससे सामना नहीं हुआ। और जब हम जंगल में पहुंचेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा और अगर हमारा सामना मैजिक बीस्ट से होता है तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दूंगा, क्योंकि अगर हम किसी दिक्कत में पड़े तो गिल्ड भी हमारी लाइव स्ट्रीम देख रहा होगा और वो जल्दी हमें बचाने के लिए बैकअप भेज देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये जंगल तक पहुंच चुके हैं और यूक रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और फिर ये लोग यहाँ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और आगे बढ़ते हुए यूक कहता है यहाँ पर कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा, जिसका मतलब है कि मैजिकल बीस्ट इसी जंगल में है। और फिर यहाँ पर काफी आगे चलने के बाद अचानक झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है और यूक लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है। और फिर ये लोग देखते हैं कि इनके सामने एक मैजिक बीस्ट आ चुका है और यूक कहता है ये मैजिक बीस्ट ज़ारनाग है और ये काफी हाई रैंक मॉन्स्टर है और ये आमतौर पर नॉर्थ के खंडरों में या डंजन की काफी ज्यादा गहराई में मिलता है और इसे नॉर्थ का बीस्ट किंग भी कहा जाता है और इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर यूक सोचता है हमारी पार्टी इतनी ताकतवर नहीं है जो ज़ारनाग का सामना कर पाए। फिर यूक कहता है तुम तीनों यहाँ से चली जाओ और लाइव स्ट्रीम की वजह से गिल्ड को ज़ारनाग के बारे में पता चल जाएगा और वो यहाँ पर और एडवेंचरर्स को भेज देंगे। तभी मरीना यूक के साइड में खड़ी हो जाती है और कहती है हम यहाँ से नहीं जाने वाले, और यूक अगर तुम इसका हिलना बंद कर दो तो हो सकता है कि मैं इसका सर काट दूं और हम ये लड़ाई जीत जाएं। और फिर रेन और सिल्क भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूक कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, और फिर यूक अपने मैजिक से इनकी फिजिकल एबिलिटीज इंप्रूव कर देता है और मरीना ज़ारनाग से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और ज़ारनाग का अटैक ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाती और उड़कर दूर जाके गिरती है। और फिर यूक जल्दी से एक साथ ज़ारनाग के ऊपर काफी सारे मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है जिससे ज़ारनाग हिलना बंद कर दे, लेकिन यूक ज़ारनाग को नहीं रोक पाता। और फिर मरीना लड़ाई में दोबारा आ जाती है और यूक सोचता है इस सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे उसी मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। और यूक कहता है मरीना क्या तुम इसको बस थोड़ी सी देर के लिए रोक सकती हो। मरीना हाँ कहती है
और फिर यूक मंत्र पढ़ना शुरू करता है और इस दौरान मरीना और सिल्क मॉन्स्टर को रोक के रखते हैं। और फिर जब यूक का अटैक तैयार हो जाता है, यूक मरीना को पीछे हटने के लिए कहता है और फिर एक प्रिज्मेटिक मिसाइल नाम का बहुत ही पावरफुल अटैक करता है ज़ारनाक पर। और यहाँ यह एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 3। अभी अभी यूक ने एक प्रिज्मेटिक मिसाइल नाम का बहुत ही पावरफुल अटैक किया है ज़ारनाक पर, और यूक का ये अटैक खाने के बाद ज़ारनाक की हालत खराब हो जाती है और ज़ारनाक के मुंह, आंख और नाक से एक काली काली कीचड़ निकलने लगती है और इससे ज़ारनाक बिल्कुल मौत की कगार पर आ चुका है, लेकिन मरा नहीं है। और अब काफी देर मंत्र पढ़ने के बाद रेन का भी अटैक तैयार हो चुका है और रेन फिर एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक करती है ज़ारनाक पर। लेकिन ये अटैक खाने के बाद भी ज़ारनाक नहीं मरता और फिर यूक मरीना को अटैक करने के लिए कहता है और मरीना की तलवार पर यूक एक मैजिक स्पेल कर देता है और मरीना भी एक स्पेशल अटैक से ज़ारनाक पर हमला करती है और ज़ारनाक का सर धड़ से अलग कर देती है। और इसके बाद आखिरकार ज़ारनाक मर ही जाता है और यूक फिर कैमरा में कहता है, आप सभी का ये लाइव स्ट्रीम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और इस समय इस लाइव स्ट्रीम को बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन इस चीज से साइमन को जलन हो रही है। और दूसरी तरफ यूक अपना ये अटैक करने के बाद थोड़ा थक चुका है और यूक फिर लड़कियों से कहता है, बाद में मैं तुम सबको लेक्चर दूंगा। तभी रेन कहती है, लेकिन मैं तुमको भी लेक्चर दूंगी क्योंकि तुम हमें यहाँ से भेजकर खुद मरने वाले थे। और फिर तीनों लड़कियों को गुस्से में देखकर यूक कहता है, ठीक है, हम इस पूरी सिचुएशन को साथ में एनालाइज करेंगे। और फिर लड़कियां नहाने लगती हैं और यूक याद करता है, जब 6 महीने पहले मैं इनका टीचर बनकर इनके साथ कैंपिंग पर आया था, तब मैंने इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इनसे कहा था, तुम लोग पास हो चुके हो और तुमको आसानी से डी रैंक एडवेंचरर का लाइसेंस मिल जाएगा। और फिर हम लोगों ने उस कैंपिंग को बहुत एंजॉय किया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग एक ही पार्टी में आ जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब कई दिनों बाद इन लोगों को गिल्ड मास्टर ने मिलने के लिए बुलाया है और ये लोग एक कमरे के अंदर गिल्ड मास्टर का इंतजार कर रहे हैं। और लड़कियां अभी थोड़ी नर्वस हैं और मरीना यूक से पूछती है, आखिर हमें गिल्ड मास्टर ने यहाँ क्यों बुलाया है? यूक कहता है, ज़ारनाक को हराना एक बी रैंक क्वेस्ट होना चाहिए था, लेकिन एक सी रैंक पार्टी ने उसको हैंडल कर लिया। और जहाँ तक है, गिल्ड मास्टर हमारा ये काम देखकर हमारी तारीफ करेंगे। और तभी गिल्ड मास्टर कमरे में एंटर करते हैं और कहते हैं, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। और गिल्ड मास्टर के आते ही ये चारों खड़े हो जाते हैं और फिर गिल्ड मास्टर एक डरावनी सी शक्ल बनाकर कहते हैं, यूक मुझको डिटेल में बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ। यूक कहता है, सारी डिटेल्स वही हैं जो मैंने रिपोर्ट करी हैं। फिर गिल्ड मास्टर बेनवुड कहता है, मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग के बारे में तुमसे बात नहीं कर रहा और मैं जानना चाहता हूँ कि इस इंसिडेंट के ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है। और गिल्ड मास्टर बेनवुड के इस तरीके से बात करने की वजह से लड़कियां थोड़ी घबरा जाती हैं और यूक कहता है, बेनवुड इस तरीके से बात करना बंद करो और तुम लड़कियों को डरा रहे हो। और अगर तुम सिर्फ मुझसे बात करना चाहते थे तो तुम्हें सिर्फ मुझे यहाँ बुलाना चाहिए था। यूक की ये बात सुनकर बेनवुड हंसता है और बैठ जाता है और बाकी सबको भी बैठने के लिए कहता है। और फिर यूक कहता है, अगर तुम ज़ारनाक के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी रिपोर्ट में सारी डिटेल्स हैं। फिर बेनवुड पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? यूक कहता है, जहाँ तक है ये एक ओवरफ्लो है और इसकी जांच होना जरूरी है। फिर ममार कहती है, तो ठीक है, फिर मैं जाकर एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन क्वेस्ट इशू कर देती हूँ। और मरीना यूक से पूछती है, आखिर ये ओवरफ्लो क्या होता है? यूक बताता है, जब मॉन्स्टर्स किसी वजह से डंजन से बाहर आने लगते हैं तो उसे ओवरफ्लो कहते हैं। फिर बेनवुड कहता है, मॉन्स्टर्स की जिंदगी डंजन के माना से बंधी हुई होती है, लेकिन कभी कभी वो इससे आजाद हो जाते हैं और डंजन के बाहर आ जाते हैं। फिर बेनवुड खड़ा होता है और कहता है, हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे और इसके अलावा मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि हमारी वजह से तुम इतने बड़े खतरे में गए। फिर लड़कियां कहती हैं, यूक की वजह से हमें ना ही कोई चोट लगी और ना ही हम किसी मुसीबत में पड़े। बेनवुड कहता है, और स्ट्रीम देखकर ये साफ होता है कि तुम लड़कियां भी बहुत कैपेबल हो और अब तुम सी रैंक हो। और स्ट्रीम के अंदर हमने देखा था कि यूक तुमने एक प्रिज्मेटिक मिसाइल नाम का स्पेल किया था और ये स्पेल तुम्हारे अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं करता। और मुझे यकीन है कि इस बात का सबको आइडिया है कि तुमने ही ज़ारनाक को मारा है और इसी वजह से मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ क्योंकि आज से तुम एक ए रैंक एडवेंचरर हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी बार में क्लोवर पार्टी एंजॉय कर रही है क्योंकि इन सब का प्रमोशन हो चुका है।
और फिर युग पैसे निकालता है और बताता है हमें इस क्वेस्ट के अच्छे पैसे मिले हैं क्योंकि ज़ारनाक को मारना एक बी रैंक क्वेस्ट माना गया और ज़ारनाक की बॉडी को बेचकर भी मुझे ठीक पैसे मिल गए। और फिर लड़कियां देखती हैं और सही में इस बार तो इन्हें काफी सारे पैसे मिले हैं। और फिर जब सिल्क पैसे गिन रही होती है तब सिल्क को युग के लिए इसके अंदर एक लेटर मिलता है और फिर जब युग इस लेटर को खोलता है तो इसके अंदर युग को एक प्लेटिनम कॉइन मिलता है और ये लेटर बेनवुड ने भेजा है और इस लेटर के जरिए बेनवुड ने एक खतरनाक क्वेस्ट पर इनको भेजने के लिए इनसे माफी मांगी है। और फिर पैसे गिनने के बाद सिल्क कहती है मुझे लगता है कि हमारे पास इतने पैसे हो चुके हैं कि हम अपनी पार्टी के लिए एक बेस खरीद लें और सेंसे हम ये सब आपके बिना हासिल नहीं कर पाते और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। युग कहता है सिल्क तुम मुझे शुक्रिया मत बोलो क्योंकि मैं इस पार्टी का लीडर हूँ और इस पार्टी के लिए काम करना मेरी जिम्मेदारी है और ये सब पैसे हमने मिलकर इकट्ठे करे हैं और चलो अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद रेन युग से पूछती है युग तुम्हारा क्या ड्रीम है। युग कहता है मेरा ड्रीम है कि एक दिन मैं एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन के सबसे गहरे फ्लोर तक पहुंचूं। ये सुनकर लड़कियों के होश उड़ जाते हैं और फिर रेन कहती है क्या इस डंजन में एबिस गेट नहीं है जो एक आर्टिफैक्ट है और अंडरवर्ल्ड के लिए एक दरवाजे की तरह काम करता है। युग कहता है और एक्रोमेटिक डार्कनेस अकेली वो डंजन है जिसमें पक्का पता है कि एक एबिस गेट है। रेन पूछती है क्या तुम एबिस गेट से दूसरी दुनिया में जाना चाहते हो। युग कहता है नहीं, मैं इस दुनिया के किनारे पर खड़ा होकर देखना चाहता हूँ कि बाकी दुनिया कैसी दिखती है। और मेरे एक अंकल एक्रोमेटिक डार्कनेस में गए थे लेकिन वो उस डंजन पर फतेह हासिल नहीं कर पाए और मैं उनकी कहानी बचपन से कई बार सुन चुका हूँ और अब मैं भी यही काम करना चाहता हूँ। मरीना कहती है ये आइडिया सुनने में अच्छा है और युग चलो चलकर इसे लाइव स्ट्रीम करते हैं। युग कहता है ये इतना आसान काम नहीं है क्योंकि बस एक्रोमेटिक डार्कनेस में घुसने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होगी और इसके अलावा हमें एक ए रैंक पार्टी बनना होगा। ये सब सुनने के बाद लड़कियां कहती हैं हम सब बहुत मेहनत करेंगे और तुम्हारे सपने को सच्चाई में बदलेंगे। और लड़कियों की आंखों में ऐसी चमक देखकर युग कहता है ठीक है और हम लोग एक दिन एबिस गेट तक जरूर पहुंचेंगे। और फिर एबिस गेट के नाम पर ये लोग चीयर्स करते हैं। और अब अगले दिन बार के अंदर क्लोवर पार्टी की लाइव स्ट्रीम चल रही है और क्लोवर पार्टी इस समय एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं और बड़े ही आसानी से ये सब मिलकर इस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। जिसके बाद युग कहता है आप सभी का क्लोवर पार्टी की लाइव स्ट्रीम देखने के लिए शुक्रिया। और इस समय थंडर पाइक पार्टी के कुछ मेंबर्स भी बार में ही बैठे हैं और साइमन कहता है वो यूजलेस इडियट जिसके पास अपने लुक्स के अलावा कुछ भी नहीं है अचानक इतना फेमस कैसे हो रहा है। फिर एक दूसरा मेंबर कहता है जब से युग एक लो रैंक पार्टी में गया है तब से उसमें बहुत ऐंठ आ चुकी है। साइमन कहता है मैंने सुना है कि उसका रैंक ए हो चुका है जिस वजह से उसका ऐंठना बनता है। लेकिन इस समय मुझे हमारी चिंता है क्योंकि नए मेंबर्स की घटिया क्वालिटी की वजह से हमारी पार्टी काफी सारे क्वेस्ट में फेल हो चुकी है और नए मेंबर्स में से कोई भी हमारे साथ ज्यादा देर नहीं रुकता। और वैसे इस समय जेमी है कहाँ पर क्योंकि वो हमसे ना ही ज्यादा मिलती है और क्वेस्ट में भी काफी खराब परफॉर्म कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जेमी अकेले अपने रूम में बैठकर क्लोवर पार्टी की लाइव स्ट्रीम देख रही है। लेकिन अभी बार में थंडर पाइक पार्टी का एक मेंबर कहता है क्यों ना हम युग को वापस बुला लें और वो इतना बेकार था लेकिन फिर भी हमारे साथ टिका रहा। और एक और मेंबर भी कहती है कि जब वो था तो हम इतना क्वेस्ट में फेल नहीं हो रहे थे। फिर दूसरा मेंबर कहता है उसका हमारे साथ बस पैसों का ही इशू था और अगर हम वो सॉल्व कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर साइमन कहता है लगता है कि वो हमारे काम का था और अब पुरानी नोकझोंक को बुलाने में ही फायदा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जब क्लोवर पार्टी गिल्ड पहुंचती है तो इन्हें गेट पर साइमन मिलता है और साइमन युग से बात करने के लिए कहता है और युग लड़कियों को अंदर जाने के लिए कहता है। फिर लड़कियों के जाने के बाद साइमन कहता है युग क्यों ना हम दोनों बार में बैठकर बात करें। युग गिल्ड में जाते हुए कहता है मैं अभी अभी डंजन से लौटा हूँ और मैं थका हुआ हूँ। साइमन युग को रोकता है और थंडर पाइक पार्टी में वापस आने के लिए कहता है लेकिन युग इस बात से साफ इनकार कर देता है और लड़कियां गेट पर खड़े होकर इन दोनों की बातचीत सुन रही हैं। लेकिन फिर साइमन युग से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बचपन से सपना है कि तुम एबिस गेट तक पहुंचना चाहते हो और ऐसा करने के लिए तुम्हें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए और इसके अलावा तुम्हें ए रैंक पार्टी का भी हिस्सा होना होगा इसलिए ये काम सिर्फ तुम हमारे साथ कर सकते हो। लेकिन युग कहता है मुझे इस रिक्वेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं क्लोवर का लीडर हूँ और मैं क्लोवर पार्टी को छोड़कर नहीं जाने वाला। और तुम ये कैसे भूल सकते हो कि तुमने मेरी कितनी बेइज्जती की थी और सिर्फ मेरे बचपन के दोस्त होने की वजह से मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता।
और मैं थंडर पाइक पार्टी का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। और ये बात यहीं खत्म होती है। और फिर साइमन और भी बहुत कुछ बोलने लगता है, लेकिन यूक साइमन को इग्नोर करके गिल्ड में चले जाता है। और ये पूरी बहस होते हुए इस आदमी ने भी देखा है और ये इस सबसे बहुत खुश है। और गिल्ड में घुसते ही यूक को लड़कियां दिखती हैं और यूक कहता है, लगता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया। मरीना पूछती है, आखिर वो आदमी था कौन? यूक बताता है, वो मेरी पिछली पार्टी का लीडर है। ये सुनते के साथ मरीना यूक को जोर से पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम हमें छोड़कर वापस तो नहीं चले जाओगे? यूक कहता है, चिंता मत करो, मैं वापस नहीं जाने वाला। और क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और अभी अभी ये लोग डंजन से क्वेस्ट पूरा करके आए हैं, जिसका इनाम लेने के लिए ये लोग ममार के पास चले जाते हैं। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, एपिसोड 4। और यूक ने अभी अभी इन तीनों लड़कियों को बताया है कि इनको एक अर्थी नाम की कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिली है। ये सुनकर ये तीनों लड़कियां काफी हैरान हो जाती हैं। और सिल्क कहती है, अर्थी तो एक काफी पुरानी वेपन कंपनी है और मेरा धनुष भी अर्थी का ही है, लेकिन उन्होंने क्लोवर पार्टी को ही क्यों चुना? यूक कहता है, इस साल इनकी थीम ही कुछ ऐसी है और ये तुम ऑफर में भी देख सकते हो। और फिर ऑफर में लड़कियां पढ़ती हैं कि इस साल अर्थी कंपनी ने फीमेल एडवेंचरर्स के लिए नए आर्मर बनाए हैं। और फिर यूक इनको बताता है, कंपनी चाहती है कि तुम इनका आर्मर पहन के डंजन में जाओ और इसके बदले ये तुमको पैसे देंगे और ये आर्मर भी दे देंगे। फिर मरीना पूछती है, लेकिन हमें कौन सी डंजन में जाना है? यूक कहता है, हमें यहाँ से थोड़ी दूर आयरन रूइंस डंजन में जाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब यूक डंजन के पास पहुंच चुका है और कहता है, मैं थंडर पाइक पार्टी के साथ पहले भी यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ। और फिर लड़कियां भी यहाँ पर आ जाती हैं और इन नए आर्मर को पहनकर लड़कियां काफी कमाल की लग रही हैं। फिर यूक कहता है, आज हम लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे क्योंकि हमको डंजन क्वेस्ट की रिकॉर्डिंग देनी है अर्थी कंपनी को। और फिर रिकॉर्डिंग चालू करके ये लोग डंजन के अंदर घुसते हैं। और फिर डंजन में आगे बढ़ते हुए यूक इनको बताता है, इस डंजन के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर एक और डंजन है जिसका नाम है द अबेंडेंड सिटी डंजन। और आज के क्वेस्ट को पूरा करने के लिए हमें अबेंडेंड सिटी डंजन तक पहुंचना है। और फिर एक जगह पर पहुंचने के बाद यूक सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन मरीना कहती है, अगर हम रस्सी लटकाकर नीचे उतरेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर यूक एक पत्थर उठाकर नीचे फेंकता है, लेकिन वो पत्थर अचानक ही गायब हो जाता है, जो देखकर लड़कियां काफी शॉक हो जाती हैं। और फिर यूक इनको बताता है, यहाँ से कोई भी चीज सीधा नीचे नहीं उतर सकती, इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए यहाँ से गिर मत जाना। और फिर ये लोग डंजन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं और यूक पहले ही सारे ट्रैप्स को डिटेक्ट कर लेता है, जिस वजह से ये लोग आसानी से ट्रैप्स को पार कर लेते हैं। और फिर थोड़ा और आगे चलने के बाद यूक अचानक सतर्क हो जाता है और लड़कियों से लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है। और फिर इन लोगों को 4 ऑर्क्स खड़े हुए दिखते हैं, जिन्हें देखकर सिल्क को गुस्सा आ जाता है और सिल्क हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर यूक सिल्क से कहता है, सिल्क, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि ऑर्क्स और एल्व्स आपस में दुश्मन होते हैं, लेकिन तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। सिल्क कहती है, मैं समझ गई, लेकिन हमें इनको मारना होगा और गलती से भी इनमें से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। और फिर क्लोवर पार्टी हमलों की बारिश कर देती है ऑक्स पर और ऑक्स को एक के बाद एक मारती जाती है, जिस वजह से बस कुछ ही सेकंड्स में ऑक्स का काम तमाम हो जाता है। फिर यूक सिल्क से पूछता है, क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो चुका है? सिल्क कहती है, हाँ, और मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन जब मैं ऑक्स को देखती हूँ तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। यूक कहता है, ये बात मैं अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि तुम एक एल्फ हो। सिल्क कहती है, लेकिन क्या तुम मेरे डार्क एल्फ होने पर मुझे कुछ नहीं कहोगे? यूक कहता है, सिल्क, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और डार्क एल्व्स की एल्व्स को धोखा देने वाली बात एक अंधविश्वास है। ये सुनकर सिल्क को अच्छा लगता है, लेकिन तभी मरीना यूक को एक आइटम देती है जो इसे ऑक्स के पास से मिला है। और फिर यूक इन्हें बताता है, इसकी अभी थोड़ी हालत खराब है, लेकिन ये मेमोरेंडम ऑफ रेवलेशन है और इसकी मदद से किसी भी एडवेंचरर की कोई हिडन एबिलिटी या कोई दूसरी जॉब अनलॉक हो सकती है और मैं इसको अपनी एल्केमी की मदद से रिपेयर कर सकता हूँ, जिसके बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर बातचीत करने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ रेवलेशन आइटम को मरीना के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद अचानक इनके सामने एक चेस्ट आ जाता है और फिर अगले सीन में ये लोग खाना खा रहे हैं और रेन बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उस चेस्ट में से एक मैजिक बैग निकला है और पूरी क्लोवर पार्टी ने मिलकर डिसाइड किया है कि ये मैजिक बैग रेन को दिया जाएगा। और फिर खाना पीना करने के बाद ये लोग डंजन में दोबारा आगे बढ़ना शुरू करते हैं और सिल्क कहती है, यूक, क्या इस डंजन में कोई भी फ्लोर बॉस नहीं है? यूक कहता है, मैंने सुना है कि अबेंडेंड सिटी डंजन के गेट पर एक फ्लोर बॉस हुआ करता था, लेकिन पिछले 10 सालों से उसे किसी ने नहीं देखा है और वैसे उस गेट को
काफी सारे शैडो स्टॉकर्स गार्ड किया करते थे। हालांकि मैंने शैडो स्टॉकर्स के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है और किताबों के हिसाब से शैडो स्टॉकर्स एक काली मूर्ति जिसकी आंखें चमकती हैं बिल्कुल वैसे दिखते हैं। तभी मरीना एक जगह पॉइंट करके कहती है, क्या बिल्कुल उस चीज जैसे? और जैसे ही यूक ऊपर देखता है कहता है, ये एक शैडो स्टॉकर है। सिल्क पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? यूक कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये हम पर अटैक कर सकता है क्योंकि ये सीधा ऊपर वाले फ्लोर से कूदकर नीचे नहीं आ सकता। लेकिन तभी शैडो वॉकर छलांग मारता है और बैरियर को पार करते हुए नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाता है और फिर क्लोवर पार्टी बैटल के लिए तैयार हो जाती है और यूक इन सबकी फिजिकल एबिलिटीज एनहांस कर देता है और एक बैरियर क्रिएट कर देता है। लेकिन जब शैडो वॉकर मरीना पर अटैक करता है तो यूक का बैरियर टूट जाता है और मरीना बेहोश हो जाती है और रेन जल्दी से मरीना को हील करना शुरू कर देती है और इस समय बस सिल्क और यूक ही शैडो स्टॉकर से फाइट कर रहे हैं। और ये देखकर शैडो स्टॉकर इन पर हंसता है और इन पर एक और अटैक करता है। लेकिन यूक प्रोटेक्शन स्पेल का इस्तेमाल करके शैडो स्टॉकर का अटैक अपने ऊपर ले लेता है और आगे बढ़ता जाता है शैडो स्टॉकर पर हमला करने के लिए। और यूक फिर जल्दी से टेलीपोर्ट होकर शैडो स्टॉकर के पीछे आ जाता है और शैडो स्टॉकर पर बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए यूक अपनी तलवार के ऊपर काफी सारे मैजिक स्पेल करता है। लेकिन यूक के हमला करने से पहले ही शैडो स्टॉकर डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके यूक को कर्स कर देता है, जिसके बाद यूक जमीन पर गिर जाता है। और फिर जब शैडो स्टॉकर यूक पर हमला करता है तब रेन अपने मैजिक से शैडो स्टॉकर का अटैक रोक लेती है और फिर यूक को हील करना शुरू करती है। तभी सिल्क कहती है, रेन हमें पहले शैडो स्टॉकर को हराना होगा। और फिर ये तीनों लड़कियां मिलके शैडो स्टॉकर से फाइट करना शुरू करती हैं। लेकिन शैडो स्टॉकर इन लड़कियों के हमलों को आसानी से डॉज कर लेता है और जल्दी जल्दी टेलीपोर्ट करके इन तीनों लड़कियों पर हमला करता है और इनको घायल कर देता है। और फिर जब शैडो स्टॉकर अपने एक पावरफुल मैजिक से सिल्क को जान से मारने ही वाला होता है तभी अचानक एक बैरियर सामने आ जाता है जिससे शैडो स्टॉकर का अटैक रुक जाता है। और हम देखते हैं कि यूक ने एक स्क्रोल का इस्तेमाल करके एक स्पेशल टाइप बैरियर क्रिएट किया था। और फिर यूक बहुत ही गुस्से में कहता है, तुमने मेरे साथियों को चोट पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और फिर यूक एक साथ काफी सारे मैजिक स्पेल करता है जिस वजह से शैडो वॉकर खड़ा नहीं हो पाता और बार बार जमीन पर गिर जाता है। लेकिन यूक रुकता नहीं है और लगातार शैडो स्टॉकर पर मैजिक स्पेल करता जाता है और एक कुत्ते की तरह बांध देता है शैडो स्टॉकर को। और फिर ग्रेविटी का इस्तेमाल करके शैडो स्टॉकर को जमीन से चिपका कर लड़कियों को हील कर देता है, जिसके बाद लड़कियां भी शैडो स्टॉकर पर हमला करती हैं। सिल्क अपने मैजिक से शैडो स्टॉकर को पकड़ लेती है और मरीना जल्दी से शैडो स्टॉकर पर एक जोरदार हमला करती है, जिसके बाद रेन का भी मैजिक अटैक तैयार हो चुका है। और रेन का मैजिक अटैक खाने के बाद शैडो वॉकर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिसके बाद मरीना यूक को गले लगा लेती है और मरीना के जोर से गले लगाने की वजह से यूक की हालत खराब हो जाती है। और तभी रेन कहती है, यूक मरीना अब जवान हो चुकी है इसलिए तुम्हें मरीना को ऐसे गले नहीं लगाना चाहिए। और फिर मरीना जल्दी से यूक को छोड़ देती है और यूक थोड़ी सांस लेने के बाद कहता है, मरीना अगर तुमने उसे देखा नहीं होता तो वो हम पर सरप्राइज अटैक कर देता और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और रेन तुम मुझे ये बताओ कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। रेन कहती है, वो एक अनडेड था और उसका माना भी काफी खराब हालत में था, जिसका मतलब है कि ये एक ओवरफ्लो है। ये सुनकर मरीना और सिल्क थोड़ी शॉक हो जाती हैं और फिर सिल्क पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए। यूक कहता है, हम सबसे नीचे के फ्लोर पर हैं इसलिए सबसे पहले हमें अपना क्वेस्ट पूरा करना चाहिए। मरीना कहती है, क्या हमें लाइव स्ट्रीम के जरिए सबको इस बारे में बताना नहीं चाहिए। यूक कहता है, जो आर्मर तुम तीनों ने अभी पहने हुए हैं वो पब्लिक में रिलीज नहीं हुए हैं, इस वजह से हमें अपनी क्लाइंट की परमिशन के बिना लाइव स्ट्रीम नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो हम लोग लाइव स्ट्रीम शुरू कर देंगे। और फिर ये लोग अबेंडेंड सिटी डंजन की तरफ बढ़ते हैं और यूक इनको बताता है, ये डंजन उन डंजन्स में से एक है जिसको पार नहीं किया गया है। सिल्क कहती है, अगर ऐसा है तो फिर अबेंडेंड सिटी डंजन की सबसे गहराई में एक एबिस गेट भी हो सकता है। यूक कहता है, ऐसा हो सकता है और अब हमें बस इस गेट को टच करना है ये क्वेस्ट पूरा करने के लिए। और जैसे ही ये लोग इस गेट को टच करते हैं ये क्वेस्ट पूरा हो जाता है और अब इनको बस ये रिकॉर्डिंग अर्थी कंपनी को देनी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यूक इन लड़कियों को बताता है, मैंने अपनी रिपोर्ट बना ली है और क्वेस्ट पूरा करने की फुटेज गिल्ड में सबमिट कर दी है।
और गिल्ड को शैडो स्टॉकर की एग्जिस्टेंस के बारे में बता दिया है और हो सकता है कि गिल्ड हमारा इंटरव्यू ले और उस दौरान हम सबको एक साथ मौजूद होना होगा, जिस वजह से हम इस कॉल्टो सिटी में 1-2 दिन का हॉलिडे एंजॉय कर सकते हैं। मरीना कहती है अगर ऐसा है तो हम सबको साथ में डेट पर चलना चाहिए और इन सभी को मरीना का ये प्लान बहुत अच्छा लगता है और ये लोग जगह जगह पर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये लोग डिनर के लिए निकलते हैं और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 5। इस समय थंडर पाइक पार्टी एक मिशन पर आई है, लेकिन इस समय ये लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना बहुत ही बेकार है, जिस वजह से थंडर पाइक पार्टी का मेंबर बैरी लगातार खाने की शिकायत कर रहा है और कह रहा है जब पहले यूक हमारे साथ हुआ करता था तब हमें काफी टेस्टी खाना मिलता था। और फिर साइमन कहता है अब हमें मिशन पर आगे बढ़ना चाहिए और क्या तुम सब लोग अपने माना पोशंस अपने साथ लेकर आए हो? लेकिन थंडर पाइक पार्टी के सारे ही मेंबर साफ मना कर देते हैं कि वो अपने साथ कोई भी पोशन नहीं लेकर आए क्योंकि पोशंस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और फिर जेमी लाइव स्ट्रीम शुरू करने लगती है, लेकिन जेमी को लाइव स्ट्रीम शुरू करने में थोड़ा समय लगता है और इस दौरान बाकी थंडर पाइक पार्टी के मेंबर्स जेमी को ताना मारते रहते हैं क्योंकि जेमी इनको बिल्कुल यूजलेस लगती है। थंडर पाइक पार्टी फिर अपने मिशन पर आगे बढ़ती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि थंडर पाइक पार्टी गिल्ड के रिसेप्शन पर हैं और ये अपने पिछले मिशन में फेल हो चुके हैं, जिस वजह से ममार इनसे कहती है अगर तुम्हारी पार्टी इसी तरीके से मिशंस पर फेल होती गई और तुम्हारी पार्टी का स्कोर कम होता गया तो तुम्हारी पार्टी का डिमोशन हो जाएगा और तुम्हारी पार्टी का रैंक कम हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें कोई आसान क्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट करूंगी और एक सी रैंक क्वेस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन साइमन गुस्से में ये सी रैंक क्वेस्ट करने से साफ मना कर देता है क्योंकि साइमन एक ए रैंक एडवेंचरर है। और फिर ममार कहती है मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय से तुम्हारी पार्टी की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब है। साइमन शिकायत करता है और कहता है इसमें थंडर पाइक पार्टी की कोई गलती नहीं है और तुमने हमें काफी समय से किसी नए मेंबर से नहीं मिलवाया है और इस सब के अलावा जिस मिशन पर हम गए थे उसकी डिटेल्स हमको सही नहीं मिली थी। लेकिन ममार कहती है लेकिन इस सब के बावजूद भी तुम्हारे पिछले क्वेस्ट को एक फेल्ड क्वेस्ट ही माना जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस समय थंडर पाइक पार्टी बार में बैठकर दारू पी रही है और साइमन कहता है सिर्फ हम चारों एक हाई रैंक क्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकते। बैरी कहता है तो क्यों ना हम यूक को वापस बुला लें, और वैसे भी यूक तुम्हारे बचपन का दोस्त है और अगर तुम उससे बात करोगे तो काम बन सकता है। साइमन कहता है अगर हम चाहते हैं कि यूक वापस आए तो हमको एक्रोमैटिक डार्कनेस में जाना होगा क्योंकि ये यूक के बचपन का सपना है और अगर हम यूक को इसकी इनविटेशन भेजेंगे तो वो भागा भागा हमारे पास आएगा। बैरी कहता है ये अच्छा आइडिया है और हो सकता है कि इससे काम बन जाए। लेकिन जेमी जो थंडर पाइक पार्टी की ही मेंबर है उसको ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी क्लोवर पार्टी एक ब्रोकर से मिलने के लिए पहुंची है और ये ब्रोकर इनको घर दिखाता है और क्लोवर पार्टी घर इसलिए देख रही है क्योंकि ये इसको अपने बेस की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन यूक को पहला घर अच्छा नहीं लगता जिस वजह से ब्रोकर इनको दूसरे घर में ले जाता है और दूसरा घर यूक और बाकी सभी को काफी अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी ये लोग इस ब्रोकर के साथ तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यूक इस एरिया में पहुंचने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और रेन यूक के अनकंफर्टेबल होने की वजह पूछती है और यूक रेन को बताता है थंडर पाइक पार्टी का बेस भी इसी एरिया में है। ये सुनने के बाद लड़कियां तीसरा घर देखने से ही मना कर देती हैं और ब्रोकर से कहती हैं कि ये दूसरे घर को ही खरीदेंगे। ये सुनकर यूक हैरान हो जाता है और पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम तीसरे घर को नहीं देखना चाहोगे? सिल्क कहती है हम नहीं चाहते कि वो हमारे पड़ोसी बने और आप भी ऐसा नहीं चाहते हो। और फिर ये लोग दूसरे घर में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं और काफी मेहनत करने के बाद ये लोग यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। फिर अगले सीन में ये लोग डिनर कर रहे हैं और यूक ने डाइनिंग टेबल के सामने ही एक स्मार्ट टीवी लगवा दी है और फिर ये लोग क्लोवर पार्टी का बेस बनने की खुशी में चीयर्स करते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। तभी ये लोग टीवी पर देखते हैं कि थंडर पाइक पार्टी की लीडरशिप के अंदर काफी सारी पार्टीज मिलकर एबिस गेट की तलाश में एक्रोमैटिक डार्कनेस नाम की डंजन में जा रही हैं। लेकिन यूक फिर लड़कियों से कहता है तुम सब लोग ये बात अच्छे से जानते हो कि ये मेरा सपना है कि मैं एक्रोमैटिक डार्कनेस में जाऊं, लेकिन मैंने अपने सपने की डिटेल्स में थोड़े से चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस हैं कि मैं तुम सबके साथ एक्रोमैटिक डार्कनेस में जाना चाहता हूँ और एबिस गेट को लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ। और तभी
यूक के पास गिल्ड की तरफ से एक मेल आता है, जिसके बाद रेन और यूक गिल्ड पहुंचते हैं। और गिल्ड में जाने के बाद यूक को पता चलता है कि थंडरपाइक पार्टी ने एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाने के लिए यूक को इनवाइट किया है, लेकिन यूक इस इनविटेशन को साफ रिजेक्ट कर देता है। और फिर अगले सीन में जब यूक और रेन बाजार में होते हैं, तब साइमन गुस्से में यूक की तरफ चलता हुआ आता है और कहता है, तुम्हें हमेशा से यही चाहिए था, लेकिन आज तुमने इसके लिए मना कर दिया। यूक कहता है, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि जिस पार्टी में मैं पहले हुआ करता था, वो पार्टी किंगडम के सबसे मुश्किल डंजन में जा रही है, और इसके लिए मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। साइमन कहता है, यूक तुम इस काम से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि तुम ऐसे ही हमारी पार्टी को छोड़कर चले गए थे, और तुम्हारी वजह से ही हमें काफी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी, और मैंने एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाने का प्लान बस तुम्हारी वजह से बनाया है। ये बात सुनकर यूक को भी काफी गुस्सा आ जाता है, और फिर यूक कहता है, तुम पार्टी छोड़ने का ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो, जबकि तुमने कॉम्बैट के अलावा सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दिया था, जिस वजह से तुम्हारे लिए चीजें आसान हो गई। लेकिन मुझे लगता था कि एक दिन तुम लोग समझोगे कि मैं पार्टी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, और अब इस तरीके से बात मत करो जैसे कि हम दोस्त हों। और फिर यूक और साइमन की थोड़ी देर और बहस होती है, जिसके बाद यूक रेन के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, और अब 2 हफ्ते बाद बेनवुड ने यूक को बुलाया है, और बेनवुड जगह जगह पर ओवरफ्लो होने की वजह से यूक को उसकी पार्टी के साथ एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाने के लिए कहता है, लेकिन यूक इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि यूक की पार्टी एक सी रैंक पार्टी है, और एक्रोमेटिक डार्कनेस का डिफिकल्टी लेवल इनकी पार्टी के लिए काफी ज्यादा है। और फिर बेनवुड यूक को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है, और इन डॉक्यूमेंट्स में अब तक एक्रोमेटिक डार्कनेस में मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, और बेनवुड बस यूक को एक्रोमेटिक डार्कनेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रहा है, लेकिन यूक इसके लिए भी साफ मना कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर बेनवुड यूक को स्क्रोल ऑफ एग्जिट देता है, जिसके बाद यूक कहता है, तुम इस हद तक क्यों जा रहे हो कि तुम इतनी कीमती चीज मुझे दे रहे हो। बेनवुड कहता है, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे इंफॉर्मेशन तुमसे ही मिले, और अगर मैं जा सकता तो मैं खुद एक्रोमेटिक डार्कनेस में जरूर जाता, लेकिन अपनी पोजीशन की वजह से मैं वहां पर नहीं जा सकता, जिस वजह से मैं अपने सबसे भरोसेमंद इंसान यानी कि तुमसे इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। और फिर ममार यहाँ आकर यूक को क्वेस्ट के पेपर देती है, और यूक फिर बेनवुड से कहता है, मैं अपने टीममेट से बात करने के बाद ही इस क्वेस्ट के लिए हाँ कह सकता हूँ। और फिर यूक क्लोवर पार्टी के बेस में पहुंचने के बाद लड़कियों को सब कुछ बताता है, लेकिन एक्रोमेटिक डार्कनेस के क्वेस्ट पर जाने के लिए मना करता है, क्योंकि यूक को ऐसा लगता है कि क्लोवर पार्टी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और ना ही इनके पास इतना समय है कि ये इस क्वेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सके। और फिर लड़कियां यूक को समझाने की कोशिश करती हैं कि इन्हें इस क्वेस्ट पर जाना चाहिए, लेकिन यूक जाने के लिए मना करता है। और फिर रेन कहती है, यूक तुम डरे हुए हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस क्वेस्ट पर तुम हम में से किसी को खो दोगे। यूक कहता है, हाँ मैं डरा हुआ हूँ, और मैं तुम में से किसी को भी नहीं खोना चाहता। और फिर रेन यूक को गले लगाकर कहती है, तुम्हें हमारे ऊपर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। यूक मान जाता है और कहता है, तो ठीक है, फिर क्लोवर पार्टी एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाएगी। और फिर ये लोग बेनवुड के पास पहुंचकर बेनवुड को बताते हैं कि ये इस क्वेस्ट पर जाएंगे, और यूक बेनवुड से कहता है, मैं इन तीनों से इस बारे में बात कर चुका हूँ, और हमारी पार्टी को एक स्काउट की जरूरत है, और क्या तुम किसी स्काउट से हमें मिलवा सकते हो। बेनवुड कहता है, ममार ने पहले ही कहा था कि तुम एक स्काउट की डिमांड कर सकते हो। और तभी ममार यहाँ पर एक नेने नाम की लड़की को अपने साथ ले आती है, और इसको खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है। और फिर नेने कहती है, मेरा नाम नेने है, और पहले मैं चोर थी, लेकिन अब मैं एक निंजा हूँ, और मेरा रैंक सी है, और मैं इस काम में अपना 100% दूंगी, इसलिए मुझे इस काम के लिए हायर कीजिए। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, इसका एपिसोड 6। और अभी क्लोवर पार्टी एक्रोमेटिक डार्कनेस के एंट्रेंस पर खड़ी है, और सिल्क कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन के एंट्रेंस एडवेंचरर गिल्ड के नीचे होगी। ममार बताती है, एडवेंचरर गिल्ड एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन के ऊपर इसलिए बना था जिससे हम एक्रोमेटिक डार्कनेस की एंट्रेंस को सील कर पाए। फिर बेनवुड कहता है, जिन 3 पार्टीज ने मिलकर एक्रोमेटिक डार्कनेस के अंदर जाने का प्लान बनाया था, उनमें से 2 पार्टीज पीछे हट चुकी हैं। यूक कहता है, जितना सोचा था ये चीज उससे जल्दी हो गई, और इसका मतलब ये है कि इस समय एक्रोमेटिक डार्कनेस के अंदर सिर्फ थंडरपाइक पार्टी है, और अब एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन की एंट्रेंस ओपन हो चुकी है, और क्लोवर पार्टी अंदर जाने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले बेनवुड कहता है, तुम लोग ये बात याद रखना कि तुम वहां बस इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहे हो, इसलिए वहां से कुछ लाने के लिए ज्यादा कोशिश मत करना। यूक कहता है, ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे।
और फिर यूक लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है और शहर में स्क्रीन पर इनकी लाइव स्ट्रीम प्ले होने लगती है और फिर क्लोवर पार्टी एक्रोमेटिक डार्कनेस के अंदर चली जाती है। और फिर अगले सीन में डंजन में थोड़ी देर आगे चलने के बाद नेने अपने इनविजिबल कपड़े पहनकर आगे एनिमीज को देखने के लिए चली जाती है और ये चारों यहाँ खड़े होकर बातें करने लगते हैं। सिल्क यूक से पूछती है, आपको एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन में आकर कैसा फील हो रहा है? यूक कहता है, अगर सही बताऊं तो मैंने जितना सोचा था मैं उतना इमोशनल फील नहीं कर रहा हूँ। और फिर ये चारों थोड़ी देर और बातें करते हैं, जिसके बाद नेने इनके पास वापस आ जाती है और इन्हें बताती है कि आगे कोई भी दुश्मन नहीं है। जिसके बाद ये लोग दोबारा आगे बढ़ना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हुए यूक कहता है, थंडरपाइक पार्टी हमसे पहले यहाँ पर आई थी और वो लोग 8वें फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। ये सुनकर मरीना कहती है, उनको यहाँ पर 2 हफ्ते हो चुके हैं और इस दौरान वो लोग आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। और फिर क्लोवर पार्टी थोड़ा और आगे बढ़ती है और यूक कहता है, हमारे यहाँ पर आने का बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें पता करना है कि डंजन के अंदर कोई अजीब चीज तो नहीं हो रही और हमें डंजन को पार नहीं करना है और हमें यहाँ पर जो भी दिखेगा हम उसको लाइव स्ट्रीम कर देंगे और इस चीज को गिल्ड मास्टर और रॉयल एकेडमी के स्कॉलर्स चेक करेंगे। और फिर और काफी आगे चलने के बाद नेने को अपने इक्विपमेंट की मदद से पता चलता है कि आगे एक मॉन्स्टर है और आगे बढ़ने का दूसरा कोई और रास्ता भी नहीं है, जिस वजह से इनको इस मॉन्स्टर से फाइट करना ही होगा। और फिर ये लोग मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए तैयारी करते हैं, जिसके बाद सबसे पहले यूक अपने प्रिज्मेटिक मिसाइल नाम के बहुत ही पावरफुल अटैक से मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिसके बाद ये सब भी मॉन्स्टर पर ढाबा बोल देते हैं और मॉन्स्टर इतना सारा डैमेज झेल नहीं पाता और मर जाता है। फिर अगले सीन में ये लोग इस जगह तक पहुंच जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये सेफ्टी एरिया है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पर ब्रेक लेने का फैसला करते हैं और यूक थोड़ी देर के लिए लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। जिसके बाद ये लोग इस चेस्ट को देखने लगते हैं और नेने कहती है, क्या हम इसे नहीं खोलेंगे? यूक कहता है, हम इसे खोलेंगे तो जरूर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि हमें इसे लाइव स्ट्रीम करना चाहिए या नहीं। तभी सिल्क कहती है, अगर एक सीरंग पार्टी को एक स्पेशल क्वेस्ट के अंदर एक रेयर आर्टिफैक्ट मिल जाए तो कुछ टॉप के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। और फिर यूक नेने को ये चेस्ट खोलने के लिए कहता है और लाइव स्ट्रीम शुरू नहीं करता। और फिर चेस्ट खुलने के बाद इनको काफी सारे ज्वेल्स नजर आते हैं, जो देखकर ये काफी खुश हो जाते हैं। और फिर सिल्क सारे ज्वेल्स इकट्ठा कर लेती है और फिर यूक को एक अंगूठी मिलती है और एक ब्लैक कलर का क्यूब मिलता है। और फिर लड़कियों के पूछने पर यूक कहता है, मुझे भी ठीक से नहीं पता कि ये क्या चीज है, लेकिन एक बात तो पक्का है कि ये एक आर्टिफैक्ट है और इस क्यूब को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको भी ठीक से नहीं पता कि इसका पर्पस क्या है और ये एक आंसर का इंतजार कर रहा है। और या हम कह सकते हैं कि ये एक बच्चे की तरह है और चाहे जो भी हो ये रेयर तो जरूर है। और सबसे पहले मैं इसको बेनवुड को रिपोर्ट करना चाहूंगा और हो सकता है कि बाद में जो डंजन में अजीब चीजें हो रही हैं उसका इस क्यूब से हमें कोई क्लू मिल जाए। और फिर यूक रेन को अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहता है और रेन की उंगली में वो अंगूठी पहना देता है जो यूक को अभी अभी चेस्ट के अंदर मिली थी। हालांकि यूक ने ये अंगूठी बिल्कुल इस तरीके से पहनाई है जिस तरीके से कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है, जिस वजह से रेन काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और यूक कहता है, रेन तुम्हें इस अंगूठी को पहनना चाहिए क्योंकि इस अंगूठी की मदद से दिमाग शांत रहता है। और ये सब होता हुआ देखकर बाकी लड़कियां भी काफी सरप्राइज हो रखी हैं। और फिर क्लोवर पार्टी दोबारा आगे बढ़ना शुरू करती है और काफी आगे बढ़ने के बाद अब ये लोग 2nd फ्लोर के सेफ एरिया तक पहुंच चुके हैं और अब ये लोग आज जो भी हुआ उस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और सारी बातचीत करने के बाद यूक कहता है कि आज का दिन पूरा होता है और अब हमें वापस चलना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब क्लोवर पार्टी एक्रोमेटिक डंजन से बाहर जा रही है और नेने कहती है, हम लोग एग्जिट के काफी करीब आ चुके हैं। यूक कहता है, ये अच्छी बात है कि हम सब लोग सही सलामत वापस आ गए और तुम सब ने काफी अच्छा काम किया। तभी नेने को कुछ सुनाई देता है और नेने कहती है, कोई हमारे करीब आ चुका है। और तभी इनको साइमन की आवाज सुनाई देती है और ये लोग देखते हैं कि थंडरपाइक पार्टी इनके काफी करीब आ चुकी है। और यूक कहता है, मैं ये बात लगभग भूल ही गया था कि तुम लोग भी यहीं पर हो। साइमन कहता है, यूक जब तुमको यहाँ पर आना ही था तो तुमने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं कर ली? यूक कहता है, क्योंकि मैं क्लोवर पार्टी को नहीं छोड़ने वाला और हम लोग इस मिशन पर किंगडम की रिक्वेस्ट पर आए हैं।
बैरी कहता है यूक तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमको थोड़ा सीरियसली लो। और कमीला यूक के बात करने के तरीके की वजह से यूक से सॉरी बोलने के लिए कहती है, लेकिन जेमी जो थंडरपाइक पार्टी की पुरानी मेंबर है वो यूक से कुछ नहीं कहती। और फिर साइमन यूक से कहता है चलो छोड़ो ये सब जाने दो, और वैसे भी हम सब लोग यहाँ पर एक ही काम के लिए आए हैं, जिस वजह से तुम अपना सारा लाइव स्ट्रीम का डाटा और तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी मिला है तुम हमको दे दो। और इस समय थंडरपाइक पार्टी और क्लोवर पार्टी अलायंस में है, जिस वजह से शेयर करना तो बनता है। साइमन की ये सारी बकवास सुनकर यूक को गुस्सा आ जाता है और फिर यूक कहता है मुझे तुम्हारी पार्टी के साथ अलायंस करने के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और इस समय इनकी आर्गुमेंट को लोग बाहर लाइव स्ट्रीम पर देख रहे हैं और साइमन कहता है सही यही रहेगा कि एक ए रैंक पार्टी सब कुछ रिपोर्ट करे, जिस वजह से अपना सब कुछ हमें दे दो। तभी सिल्क कहती है एक ए रैंक पार्टी होने के बावजूद क्या तुम्हें लोगों को ब्लैकमेल करते हुए शर्म नहीं आती। कमीला सिल्क से कहती है घटिया और गंदी डार्क एल्फ अपनी जबान को काबू में रखो। ये सुनकर मरीना और रेन को भी गुस्सा आ जाता है और ये लोग भी बहस करने लगते हैं। तभी साइमन कहता है इस समय मैं यूक से बात कर रहा हूँ और तुम जंगली लोग इससे बाहर रहो। अचानक यूक साइमन को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, जो सुनकर पूरी थंडरपाइक पार्टी काफी हैरान हो जाती है। और फिर यूक कहता है सिल्क मेरी फैमिली की तरह है, इसलिए दोबारा इसको इंसल्ट करने के बारे में सोचना भी मत, और तुम्हारी पार्टी से अलायंस करने के बारे में सोचकर भी मुझे घिन आती है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं कभी भी तुम लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। और फिर क्लोवर पार्टी यहाँ से चली जाती है और थंडरपाइक पार्टी के कुछ मेंबर्स बस इन्हें गुस्से में देखते रह जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब 2 दिन बाद बेनवुड ने थंडरपाइक पार्टी को एडवेंचरर गिल्ड में बुलाया है क्योंकि इनके खिलाफ काफी सारी कंप्लेंट्स आई हैं। साइमन कंप्लेंट्स के बारे में पूछता है और बेनवुड बताता है ये कंप्लेंट है तुम्हारे स्पॉन्सर्स की तरफ से, और ये कंप्लेंट है एल्व्स कॉरेस्पॉन्डेंस काउंसिल और सिविल राइट्स यूनियन की तरफ से, और आखिर में ये कंप्लेंट है गिल्ड हेडक्वार्टर्स की तरफ से। और क्या तुम्हें इन सब कंप्लेंट्स की वजह पता है? साइमन कहता है अगर तुम लाइव स्ट्रीम देखोगे तो मैं कहूंगा कि एक सी रैंक पार्टी का एक ए रैंक पार्टी को इंसल्ट करना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ये सुनते के साथ बेनवुड घूंसा मारता है जिससे साइमन उड़कर दूर जाकर गिरता है और बेनवुड फिर गुस्से में कहता है लगता है तुम्हें इस बात की कोई समझ नहीं है कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। साइमन कहता है भला ऐसी पार्टी की चिंता मैं क्यों करूंगा जिसके अंदर एक जंगली डार्क एल्फ है। तभी बेनवुड एक चाकू फेंकता है जो साइमन के चेहरे से छूता हुआ जाता है और फिर बेनवुड कहता है एक ए रैंक एडवेंचरर जिसको किंगडम ऑफ वेलमिलिया ने रिकॉग्नाइज किया है, उसने लाइव स्ट्रीम पर एक डार्क एल्फ के खिलाफ अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है और ये काम करके तुमने किंगडम की रेपुटेशन को ठेस पहुंचाई है। साइमन कहता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो और ये बस कुछ एडवेंचरर्स के बीच कुछ कहासुनी थी। बेनवुड साइमन का गला पकड़कर उसे लटका देता है और कहता है तुम इसे एक छोटी सी कहासुनी कह रहे हो, और क्या तुम्हें पता भी है कि इससे हमारे किंगडम का एल्व्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो डैमेज हो सकता है और इसके लिए थंडरपाइक पार्टी को माफी मांगनी होगी और अब तुम अपना एडवेंचरर का काम छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाओ। और फिर बेनवुड साइमन का गला छोड़ देता है जिसके बाद साइमन कहता है हमारे बिना एक्रोमैटिक डार्कनेस का क्या होगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक सी रैंक पार्टी एक्रोमैटिक डार्कनेस में जाएगी तो क्या उससे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं हो जाएंगी। बेनवुड कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एक्रोमैटिक डार्कनेस में जाकर क्लोवर पार्टी ने तुमसे काफी अच्छा काम किया है, और इसके अलावा जब तक वो लोग इस मिशन को कर रहे हैं तब तक उनको एक ए रैंक पार्टी का दर्जा दिया गया है। ये सब सुनकर साइमन की हालत खराब हो जाती है और बेनवुड कहता है तुमने जो कुछ भी किया है उस बारे में अच्छे से सोच लो और माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस समय साइमन अकेला है और बहुत गुस्से में कह रहा है भला मुझे माफी क्यों मांगनी होगी, और ये सब उस युग की गलती है क्योंकि उसने लाइव स्ट्रीम से हमको इस समय फंसाया है और उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसको एक बार यूक ने पीटा था और ये क्लोवर पार्टी की लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है। और ये आदमी कहता है अगर तुम यूक और क्लोवर पार्टी से बदला लेना चाहते हो तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम वापस टॉप पर भी पहुंच जाओगे, और क्या तुम इसका पार्ट बनना चाहोगे? ये सुनकर साइमन मुस्कुराता है और कहता है मैं इस बारे में और जानना चाहूंगा। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, एपिसोड 7। और अभी अभी मरीना ने यूक को बताया है कि मरीना को यह आइडिया लग चुका है कि इस क्यूब
यानी कि ब्लैक बॉक्स को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए मरीना को यूक की जरूरत है और मरीना की बात सुनकर यूक कहता है, तो क्या ये इस टाइप का आर्टिफैक्ट है जिसे एक एल्केमिस्ट की जरूरत है, और वैसे तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मरीना कहती है, तुम्हें मेरे बारे में सोचना होगा और इस ब्लैक बॉक्स को वो सब कुछ बताना होगा जो तुम मेरे बारे में जानते हो। और फिर यूक ध्यान लगाता है और मरीना के बारे में सोचने लगता है और बस थोड़ी ही देर में इस ब्लैक बॉक्स की शेप बदल जाती है और ये ट्रांसफॉर्म होकर एक समुराई की स्वॉर्ड में बदल जाता है। और ये देखकर मरीना बहुत खुश होती है और यूक मरीना से पूछता है कि ये कैसे हुआ, लेकिन मरीना यूक को कुछ नहीं बताती और बस कह देती है कि ये एक सीक्रेट है। और यूक कहता है, प्लीज मुझे कोई हिंट तो दो। और फिर मरीना कहती है, हम कह सकते हैं कि एक बच्चे को सिर्फ मम्मी की ही नहीं बल्कि पापा की भी जरूरत होती है। ये सुनकर यूक चिल्लाता है और कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस बात का क्या मतलब है। फिर सीन शिफ्ट होता है और आज क्लोवर पार्टी का एक्रोमेटिक डार्कनेस के अंदर जाने का दूसरा दिन है और यूक लाइव स्ट्रीम चालू करता है और बाकी मेंबर से कहता है, आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें डंजन के तीसरे फ्लोर की सीढ़ियों तक पहुंचना है और इसके अलावा हमें किसी भी अजीब चीज को इन्वेस्टिगेट करना है। फिर अगले सीन में क्लोवर पार्टी फर्स्ट फ्लोर को पार करके सेकंड फ्लोर की तरफ जा रही है और जब ये लोग सेकंड फ्लोर में पहुंचते हैं तो इन्हें दिखता है खुला आसमान और बहुत बड़ा मैदान। और इस जगह को देखकर ये सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक डंजन के अंदर खुला आसमान होना एक नामुमकिन जैसी चीज है। और फिर यूक कहता है, हम सबको शांत रहना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस तरीके के एरियाज के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन बात बस ये है कि हम अभी सेकंड फ्लोर में हैं, लेकिन इस तरीके के एरियाज 20वें फ्लोर के बाद आने चाहिए थे। और फिर रेन यूक के कंधों पर चढ़ जाती है और अपने टेलीस्कोप आई मैजिक की मदद से इस एरिया में काफी दूर दूर तक देखने लगती है। और काफी देर देखने के बाद रेन को कोई मॉन्स्टर तो नहीं दिखता, लेकिन रेन को एक घर नजर आता है। और फिर ये सब लोग घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इन सबको ही एक डंजन के अंदर एक घर होना काफी अजीब चीज लग रही है। और फिर काफी देर चलने के बाद ये लोग घर तक पहुंच जाते हैं और अचानक घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है और कहती है, मेरे घर पे काफी समय से कोई मेहमान नहीं आया और क्या तुम लोग चाय पीना चाहोगे, और अगर तुम लोग भूखे हो तो तुम मेरे घर के अंदर आके खाना खा सकते हो। इस बूढ़ी औरत को देखकर ये सब काफी हैरान हो जाते हैं और यूक कहता है, एक डंजन के अंदर एक इंसान का रहना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन मैं इसके अंदर से कोई ईविल भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर ये बूढ़ी औरत दोबारा इनको घर के अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन यूक कहता है, माफ करना लेकिन हम इस घर के अंदर नहीं जा सकते। बूढ़ी औरत कहती है, अगर ऐसा है तो जल्द ही अंधेरा होने वाला है। और अचानक यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और ये घर ट्रांसफॉर्म होकर एक कासल में बदल जाता है और ये लोग देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत लेडी पेरेस्फोन है जो इमॉर्टल है और इस जगह की रूलर है। और यूक कहता है, ये लेडी फेरेस्फोन है जो गॉडेस है, जो मौत और जिंदगी को उलट पुलट कर देती है। और फिर लेडी फेरेस्फोन कहती है, मैं यहाँ पर हजारों सालों से कैद हूँ और मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आ गए और अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। लेकिन अचानक यूक अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, द ग्रेट इमॉर्टल रूलर, हम दोबारा मिलेंगे जब मेरी जिंदगी इस दुनिया में अंत के काफी करीब आ जाएगी। ये सुनने के बाद लेडी फेरेस्फोन यूक के करीब आती है और कहती है, जो बात तुमने कही है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और लेडी फेरेस्फोन फिर यूक को कर्स कर देती हैं, जिससे यूक के चेहरे पर कर्स मार्क आ जाता है। और फिर ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और अब ये जगह लगातार इनका माना भी चूसती जा रही है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे यहाँ से भागकर सेफ्टी एरिया तक पहुंच जाते हैं। और अब ये लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं और यूक भी लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और कहता है, उस जगह ने रात के वक्त मेरा सारा माना चूस लिया और अब मैं रिफ्रेश माना का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर नेने यूक को शीशा दिखाती है और यूक कर्स मार्क को देखकर सोचता है, ये जरूर फेरेस्फोन का कर्स होगा। और फिर खाना खाते हुए यूक लड़कियों को बताता है, मैंने रेमा जुर्का की कहानी में पढ़ा था कि कहानी का मेन कैरेक्टर लेडी फेरेस्फोन से कहता है, द ग्रेट इमॉर्टल रूलर, हम दोबारा मिलेंगे जब मेरी जिंदगी इस दुनिया में अंत के काफी करीब आ जाएगी। और ये बात कहकर कहानी का मेन कैरेक्टर जिंदा बच गया था और मुझे खुशी है कि मेरे कहने पर भी लेडी फेरेस्फोन ने मुझे जिंदा छोड़ दिया और वो डायमेंशन इस दुनिया से नहीं है जिसको लेडी फेरेस्फोन रूल करती हैं। और वहां पर सब कुछ उलट पुलट है, दिन रात है, रात दिन है, जवानी बुढ़ापा है। और यह हम कह सकते हैं कि वो पूरी दुनिया ही बिल्कुल उल्टे तरीके से काम कर रही है। और मुझे लगता है कि ये सब इस डंजन एक्रोमेटिक डार्कनेस की वजह से हो रहा है। रेन यूक से पूछती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये सब एक्रोमेटिक डार्कनेस की वजह से हो रहा है? यूक बताता है,
एक्रोमेटिक डार्कनेस के अंदर एबिस गेट है और मुझे लगता है कि एबिस गेट इस दुनिया को दूसरी दुनियाओं से कनेक्ट करता है और मुझे लगता है कि एबिस गेट की वजह से एक्रोमेटिक डार्कनेस दूसरी दुनियाओं को डंजन के अंदर कॉपी कर रही है। और ये सब सुनने के बाद लड़कियां काफी सरप्राइज हो जाती हैं और फिर यूक आगे कहता है रिकॉर्ड्स के हिसाब से जहां तक है हम 30वें फ्लोर पर हैं। और फिर काफी देर बातचीत करने के बाद ये लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एक्रोमेटिक डार्कनेस की सीढ़ियां इन्हें काफी सारे फ्लोर स्किप करवा चुकी हैं। जिसके बाद यूक कहता है अब इस स्क्रॉल का इस्तेमाल करके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन लड़कियां कहती हैं कि अभी इनको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि इनके पास माना बहुत ज्यादा कम है और अगर यूक स्क्रॉल ऑफ एग्जिट का इस्तेमाल करेगा तो इसमें यूक का बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल होगा। और फिर ये सब लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यूक की आंख खुलती है वैसे ही साइमन यूक के पेट में लात मारता है और इस समय यूक बंधा हुआ है और यूक देखता है कि इसके बाकी सारे मेंबर्स भी बंधे हुए हैं और लड़कियां इस समय नींद में हैं। जिसके बाद यूक कहता है साइमन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने लड़कियों के साथ क्या किया है। कमीला कहती है हमने बस इनको थोड़ी देर के लिए सुलाया है। और बैरी कहता है क्या तुम देख सकते हो कि हमने इनके गले पर क्या लगा रखा है। और यूक ये देखकर कहता है आखिर तुमने इनके गले पर एक स्लेव कॉलर क्यों लगा रखा है। फिर साइमन कहता है हमें ये आइटम हमारे एक स्पॉन्सर ने दिया है और वो तुमसे बहुत नफरत करता है और इस आइटम की मदद से मैं जो कहूंगा ये लड़की वही करेगी। यूक कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो और अगर ये बात बाहर लीक हो गई तो तुम एक क्रिमिनल माने जाओगे। साइमन कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों ही किसी भी परेशानी से बाहर रहेंगे। और फिर साइमन यूक को एक ऑफिशियल पेपर दिखाता है और इस पर साइन करने के लिए कहता है। और फिर थंडरपाइक पार्टी यूक को बताती है कि इस ऑफिशियल पेपर पर साइन करने का मतलब है कि क्लोवर पार्टी ने थंडरपाइक पार्टी को अलायंस के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी और एल्व्स के खिलाफ जो भी अश्लील भाषा का इस्तेमाल हुआ उसके लिए क्लोवर पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। लेकिन यूक इस पर साइन करने के लिए मना करता है। जिसके बाद साइमन यूक के बाल पकड़कर कहता है अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं इस लड़की को बैरी के साथ मजे करने का ऑर्डर दे दूंगा। यूक कहता है मेरे साइन करने के बाद अच्छा यही रहेगा कि तुम उसको छोड़ दो। ये सुनकर साइमन को गुस्सा आ जाता है और साइमन यूक को पीटने लगता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो और मैंने तुमसे क्या पहले नहीं कहा था कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। फिर साइमन यूक को पीटना बंद कर देता है और कहता है जिस लड़की के गले में स्लेव कॉलर है मैं उसको इस जंगली डार्क एल्फ को मारने का ऑर्डर दूंगा। जिसके बाद यूक को समझ आएगा कि मैं कितना ज्यादा सीरियस हूँ। बैरी कहता है साइमन रुक जाओ और अगर तुम इसको मारने ही वाले हो तो क्यों ना तुम पहले इससे मुझे मजे लेने दो। तभी यूक कहता है तुम लोग रुक जाओ और मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। और फिर जब यूक साइन करने ही वाला होता है तभी अचानक एक भूकंप आकर रुक जाता है और यूक इधर उधर देखने लगता है क्योंकि यूक को कुछ अजीब फील हो रहा है। लेकिन साइमन यूक पर चिल्लाता है और साइन करने के लिए कहता है और यूक कहता है साइमन क्या तुम्हें कुछ अजीब फील नहीं हो रहा। और फिर अचानक दोबारा भूकंप आने लगता है और इनके नीचे की जमीन टूटने लगती है। जिसके बाद ये सब नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन अचानक जेमी फॉल कंट्रोल मैजिक का इस्तेमाल करके खुद को और क्लोवर पार्टी को गिरने से बचा लेती है और ये सब लोग बड़े आराम से जमीन पर लैंड करते हैं और क्लोवर पार्टी को कोई भी चोट नहीं आती। लेकिन थंडरपाइक पार्टी के सारे मेंबर्स बहुत बुरी तरीके से जमीन पर गिरे हैं जिससे वो काफी घायल हो चुके हैं। और ऐसा करने पर साइमन को जेमी पर गुस्सा आ रहा है और तभी ये लोग देखते हैं कि इनके सामने काफी सारे ऑक्स आ चुके हैं। लेकिन जेमी जल्दी से साइमन के पास से यूक का मैजिक बैग उठाती है और यूक को लौटा देती है। फिर यूक ऑक्स को रोकता है और इस दौरान जेमी अवेकन मैजिक का इस्तेमाल करके लड़कियों को जगा देती है और इनकी रस्सियां काटकर इनको आजाद कर देती है। और फिर रेन मॉन्स्टर्स को रोकने का काम करती है और यूक स्क्रोल ऑफ एग्जिट को बाहर निकालकर सबको करीब आने के लिए कहता है और जेमी से साइमन और बाकी सबको लाने के लिए भी कहता है। लेकिन जेमी कहती है ये सब गंदे काम करने के बाद भी तुम उन्हें क्यों बचाना चाहते हो। यूक कहता है उनको सजा देने का काम कानून का है और हम उनको यहाँ मरने नहीं दे सकते। और अचानक साइमन रेन के गले पर तलवार लगा देता है जिस वजह से ऑक्स इनकी तरफ आने लगते हैं और मरीना और सिल्क को ऑक्स को रोकने का काम करना पड़ता है। और यूक सोचता है जब तक ये स्क्रोल ऑफ एग्जिट एक्टिवेट है तब तक मैं किसी भी और तरीके का मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अचानक जेमी साइमन के ऊपर पीछे से हमला कर रेन को भागने के लिए कहती है और फिर रेन भागकर यूक तक पहुंच जाती है। लेकिन साइमन जेमी के मुंह पर कोहनी मारकर उसे गिरा देता है और यूक की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी कमीला और बैरी साइमन से मदद मांगते हैं लेकिन साइमन उनके ऊपर चिल्लाता है
चुप हो जाओ और खुद को खुद संभालो और मैं यहाँ से जिंदा जाने वाला हूँ। और फिर साइमन लंगड़ाता हुआ यूक की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जेमी साइमन के ऊपर अपना एक मैजिक अटैक करती है जिससे साइमन जमीन पर गिर जाता है और यूक तक नहीं पहुंच पाता। और जेमी कहती है, मैं तुम्हें यूक और उसके दोस्तों को और ज्यादा चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। और फिर यूक जल्दी से जेमी को करीब आने के लिए कहता है, लेकिन जेमी यूक तक नहीं पहुंच सकती और यूक को वो गुड बाय कहती है। जिसके बाद क्लोवर पार्टी स्क्रोल ऑफ एग्जिट की मदद से यहाँ से टेलीपोर्ट होकर डंजन से बाहर चली जाती है। और फिर ऑक्स आगे बढ़ते हुए थंडरपाइक पार्टी के काफी करीब आ जाते हैं। जिसके बाद साइमन एक आर्टिफैक्ट निकालता है और कहता है, अब मुझे यही करना होगा। और फिर साइमन ये आर्टिफैक्ट अपने गले पर लगाता है जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। और फिर ऑक्स थंडरपाइक पार्टी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 8। अभी स्क्रीन पर जेमी की एक वीडियो प्ले हो रही है और इसमें जेमी कहती है, मेरा भाई बीमार है और यूक मेरे भाई की दवाइयाँ ले आता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे भाई की दवाइयाँ इतनी महंगी हैं और अगर मुझे पता होता तो मैं यूक को बिना पैसे दिए और दवाइयाँ यूक से नहीं मंगवाती। और अब मुझे खुद से घिन आती है। और यूक के जाने के बाद मुझे समझ आया कि वो कितनी मेहनत कर रहा था जिससे थंडरपाइक पार्टी सेफ रहे। और यूक दिल का बहुत अच्छा है, इसीलिए अगर सही समय पे मैं उससे माफी मांग लेती तो वो मुझे माफ कर देता और हो सकता है कि वो मुझे क्लोवर पार्टी ज्वाइन करने के लिए भी कहता। और तभी साइमन की चिल्लाने की आवाज आती है और जेमी रिकॉर्डिंग बंद करते हुए कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो और मैंने थंडरपाइक पार्टी के सभी गलत कामों को इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया है और यूक अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। और ये रिकॉर्डिंग अभी अभी बेनवुड ने क्लोवर पार्टी को दिखाई है, जिसे देखने के बाद यूक कहता है, ये सब मेरी गलती है। जेमी ने अपना 100% दिया लेकिन मैंने उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। रेन कहती है, यूक तुम इसके लिए खुद को ब्लेम मत करो क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। फिर बेनवुड कहता है, मैं ये बात तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन हमारे पास एक्रोमेटिक डार्कनेस से एक डिस्ट्रेस सिग्नल स्ट्रीम आई थी। और बेनवुड फिर इन्हें एक खराब सी स्ट्रीम दिखाता है और इसमें जेमी कह रही है, एक्रोमेटिक डार्कनेस खतरे में है क्योंकि इसके फ्लोर लगातार टूटते ही जा रहे हैं। और जेमी की आवाज सुनते के साथ यूक कहता है, प्लीज मुझे जेमी की मदद करने के लिए एक्रोमेटिक डार्कनेस में भेज दो क्योंकि वो हमारी दोस्त है, और एक स्क्रोल ऑफ एग्जिट का भी इंतजाम कर दो और मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा। बेनवुड कहता है, इस बात का फैसला हम करेंगे कि जेमी की मदद करने के लिए किसी को भेजा जाएगा या नहीं। और फिर बेनवुड यहाँ से चला जाता है और यूक कहता है, मैं एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाकर जेमी को बचाकर ले आऊंगा। लेकिन तभी बाकी सब लड़कियां कहती हैं कि वो यूक को अकेले जाने नहीं देंगी और लड़कियां भी यूक के साथ इस मिशन पर जाएंगी। और रेन कहती है, इस स्लेव कॉलर को लगाने के बाद वो मैं थी जो सबसे ज्यादा खतरे में थी, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाना ही होगा। और फिर यूक रेन को थोड़ा करीब आने के लिए कहता है और एक डिस्पेल मैजिक नाम का डार्क मैजिक करता है जिससे रेन का स्लेव कॉलर बाहर निकल के जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर सभी लड़कियां काफी हैरान हो जाती हैं और रेन पूछती है कि ये तुमने कैसे किया। और यूक कहता है, मुझे लगता है कि ये डार्क मैजिक है जो मैं इस कर्ज की वजह से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, और बस हो सके तो इस बारे में चर्च को मत बताना। और अब हम सबको चलकर जेमी को बचाने की तैयारी करनी चाहिए। और तभी अचानक ये आदमी क्लोवर पार्टी के बेस का दरवाजा बजाने लगता है और यूक के बाहर आने पर ये यूक से कहता है, तुम्हें जल्दी दरवाजा खोल देना चाहिए था क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर बनने वाला हूँ। यूक कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम हमारे घर से दूर रहो। ये बात सुनते के साथ इस आदमी को यूक पर गुस्सा आ जाता है और ये यूक को पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन यूक इसके मेन पॉइंट पर लात मार के इसको सेट कर देता है। और फिर इसके पीछे खड़े हुए गार्ड यूक से लड़ाई करने ही वाले होते हैं, लेकिन लड़कियां आकर उन दोनों को नॉकआउट कर देती हैं। और फिर ये आदमी कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि साइमन ने मेरा काम कर दिया होगा। और फिर ये आदमी डिवाइस निकालता है और इस डिवाइस की मदद से उस इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है जिसके गले में स्लीव कॉलर होता है। और इस डिवाइस को देखकर यूक कहता है, मुझे पहले ही शक हो गया था कि तुमने ही साइमन को इलीगल आर्टिफैक्ट दिए हैं। और फिर ये आदमी इस डिवाइस के ऊपर रेन का नाम चिल्लाने लगता है और रेन के बाहर आने के बाद ये रेन को ऑर्डर देने लगता है। और फिर रेन एक डंडा निकालती है और इसके मुंह पर रख के मारती है जिससे इस आदमी की हालत खराब हो जाती है और रेन इसको और मारने वाली होती है, लेकिन यूक रेन को रोकता है और कहता है, ये यहाँ का एक जरूरी व्यापारी है और अगर हम इसको मार देंगे तो काफी दिक्कत हो सकती है। और फिर रेन कहती है
तुमने ये चीज उन लोगों से मेरे गले पर लगवाई थी ना। और फिर रेन ये स्लेव कॉलर इसी आदमी के गले पर लगा देती है और इससे ये डिवाइस लेकर कहती है, अगर तुम दोबारा मेरे करीब भी आए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें कितनी गंदी मौत मिलेगी। ये आदमी कहता है, लेकिन रेन मैं तुमको चाहता हूँ। और फिर रेन यूक का हाथ पकड़कर कहती है, अब मैं यूक की हो चुकी हूँ। और ये बात सुनकर यूक, सभी लड़कियां और इस आदमी के होश उड़ जाते हैं। और फिर यूक आगे बढ़कर इस आदमी के ऊपर कर्स मैजिक कर देता है और इसको बताता है, अगर अब तुम रेन के करीब आने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा खून उबलने लगेगा और तुम मर जाओगे। और ये बात सुनकर इस आदमी की हालत खराब हो जाती है। और इसके बाद यूक लड़कियों को इस आदमी को रॉयल एग्जामिनर को सौंपने के लिए कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब क्लोवर पार्टी ने जेमी को बचाने के मिशन की सारी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन यूक कहता है, अभी भी हमारे पास स्क्रोल ऑफ एग्जिट नहीं है और हमारे लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और तभी गेट को कोई नॉक करता है और कहता है, मैं स्क्वाडिया से लूसेंट हूँ और क्या यहाँ पर यूक है। और फिर यूक जाकर गेट ओपन करता है और ये लूसेंट नाम का एडवेंचरर एक टॉप लेवल का एडवेंचरर है। और लूसेंट यूक को स्क्रोल ऑफ एग्जिट दिखाता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हें इसकी जरूरत है और क्या तुम दोबारा एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाना चाहते हो। यूक कहता है, हाँ मैं उसमें दोबारा जाने वाला हूँ। लूसेंट पूछता है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम एक्रोमेटिक डार्कनेस में दोबारा क्यों जाना चाहते हो। यूक कहता है, मुझे वहां जाकर अपनी दोस्त को बचाना है क्योंकि उसने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी जान बचाई थी। यूक की ये बात सुनकर लूसेंट यूक को स्क्रोल ऑफ एग्जिट दे देता है और कहता है, लगता है कि तुम्हें पता है कि एक एडवेंचरर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है और अब जाओ जाकर उसको बचा लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब क्लोवर पार्टी एक्रोमेटिक डार्कनेस के गेट पर खड़ी है और बेनवुड इनसे कहता है, अगर तुम एक्रोमेटिक डार्कनेस में जबरदस्ती जाओगे तो मुझे अपनी पोजीशन की वजह से तुम्हें पनिश करना पड़ेगा और क्या तुम इसके लिए तैयार हो। यूक कहता है, अगर अब मैं पीछे हट गया तो मैं एक एडवेंचरर होना डिजर्व भी नहीं करता। फिर बेनवुड पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जेमी को एक्रोमेटिक डार्कनेस में ढूंढ पाओगे। यूक कहता है, ये डंजन सीढ़ियों के जरिए एडवेंचरर को अलग अलग जगह पर भेज देती है और मुझे लगता है कि ये हमको उस जगह पर भेजती है जो जगह हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पर होती है। बेनवुड कहता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जब तुम इस डंजन के अंदर गए थे तब तुम अजीब चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिस वजह से तुम इस डंजन के सबसे अजीब एरिया में पहुंच गए। और फिर यूक कहता है, हम इस चीज का फायदा उठाएंगे क्योंकि हम सब लोग जेमी को बचाना चाहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम जेमी तक जरूर पहुंच जाएंगे। बेनवुड कहता है, तो ठीक है, फिर मैं एक रेस्क्यू टीम को स्टैंड बाय पर रखूंगा। और फिर क्लोवर पार्टी डंजन के अंदर जाती है और फिर क्लोवर पार्टी मॉन्स्टर्स को मारते हुए फर्स्ट फ्लोर को पार कर देती है और सीढ़ियों से उतरते हुए यूक बस यही सोच रहा है कि ये लोग जेमी तक पहुंच जाएं। और सीढ़ियों से उतरने के बाद ये लोग एक बिल्कुल ही अलग एरिया में पहुंच जाते हैं और फिर नेने को यहाँ पर खून के निशान मिलते हैं और ये लोग जल्दी करते हैं और इन खून के निशानों की मदद से ये लोग बड़ी जल्दी जेमी तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि जेमी जमीन पर पड़ी हुई है और खून से लथपथ हो रखी है। और अचानक साइमन इनके सामने आ जाता है जिसे देखकर यूक काफी हैरान हो जाता है और सिल्क कहती है, मैं सेंस कर सकती हूँ और इसके अंदर से मुझे एक शैडो वॉकर की फीलिंग आ रही है। और साइमन की ऐसी हालत देखकर यूक समझ जाता है कि साइमन की ऐसी हालत एक आर्टिफैक्ट की वजह से हुई है। और रेन कहती है, इसने खुद को अनडेड बना लिया है जिससे ये जिंदा रह पाए। और फिर साइमन कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और साइमन के ये बोलते के साथ मरीना साइमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और यूक जल्दी से मरीना के ऊपर फिजिकल एनहांसमेंट स्किल का इस्तेमाल कर देता है। और मरीना और साइमन की थोड़ी सी लड़ाई होने के बाद मरीना साइमन का एक हाथ काट देती है, लेकिन अगले ही पल साइमन अपना हाथ वापस उगा लेता है और कहता है, मैं इमॉर्टल हूँ और मुझे मारा नहीं जा सकता। लेकिन यूक, तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि सारी लड़कियां बस तुम्हारे ही पीछे हैं और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जलन होती है, जिस वजह से मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा और तुम्हें यहाँ पर गाड़ दूंगा। और साइमन की ऐसी हालत देखकर यूक समझ जाता है कि साइमन अब इंसान नहीं बचा है और इन्हें साइमन को हराकर जेमी को बचाना ही होगा। और फिर क्लोवर पार्टी और साइमन के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू होती है और लड़ते हुए साइमन कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो यूक कि मैं अब तुमको और तुम्हारे सभी दोस्तों को जान से मारने वाला हूँ। साइमन की ये बात सुनते के साथ यूक साइमन को खत्म करने का फैसला करता है और साइमन के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक प्रिज्मेटिक मिसाइल से हमला करता है। और ये अटैक खाने के बाद साइमन कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं इमॉर्टल हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यूक कहता है, तुम्हारा इमॉर्टल होना ही
तुम पर सबसे भारी पड़ेगा साइमन। तभी अचानक साइमन का शरीर फटना चालू कर देता है और उसकी काफी अजीब हालत हो जाती है। मरीना यूक से पूछती है, क्या तुम इसे जान से नहीं मारने वाले? यूक कहता है, अगर ये मर सकता होता तो अब तक मर चुका होता और मैंने अपने प्रिज्मेटिक मिसाइल अटैक को लेडी फेरेसफोन के कर्ज की मदद से मॉडिफाई कर दिया था, जिस वजह से जब तक ये मरेगा नहीं तब तक इसके ऊपर इस स्पेल का असर रहेगा। और फिर रेन जेमी को हील करने की कोशिश करती है लेकिन हील नहीं कर पाती और इस समय जेमी की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है। और रेन जब जेमी के घाव पर हीलिंग पोशन डालती है तो उसका घाव बंद होकर दोबारा खुल जाता है और जेमी कहती है, ये घाव मुझे साइमन के मैजिक स्वॉर्ड से मिले हैं और ये मेरा अंत है। यूक कहता है, जेमी हार मत मानो। और यूक फिर जेमी के ऊपर एक डार्क मैजिक जिसका नाम डिस्पेल मैजिक है उसका इस्तेमाल करता है और यूक के इस मैजिक से साइमन के स्वॉर्ड का मैजिक जेमी के घाव पर से हट जाता है और जेमी के घाव ठीक हो जाते हैं। लेकिन थकान के कारण जेमी बेहोश हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर काफी सारे शैडो स्टॉकर आ जाते हैं और साइमन को जिंदा खाने लगते हैं। और ये देखकर मरीना यूक से कहती है, इसके इमॉर्टल होने की वजह से ये हमेशा यहाँ पर ऐसे ही फंसा रहेगा और तड़पता रहेगा। और यूक फिर मनी मन साइमन से गुड बाय कहकर स्क्रोल ऑफ एग्जिट का इस्तेमाल करता है और लड़कियों के साथ एक्रोमैटिक डार्कनेस से बाहर आ जाता है। और फिर अब एक हफ्ते के बाद बेनवुड ने पनिशमेंट के लिए यूक और जिमी को अपने पास बुलाया है और बेनवुड यूक को पनिशमेंट देता है कि क्लोवर पार्टी का स्कोर कम किया जाता है और अगले 1 महीने तक क्लोवर पार्टी किसी भी मिशन पर नहीं जा पाएगी। ये सुनकर यूक थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि ये पनिशमेंट बहुत ज्यादा कम है। और फिर बेनवुड जेमी से कहता है, तुम्हारी एडवेंचरर बनने की क्वालिफिकेशन कैंसिल होती है और अगले 1 साल तक तुम एडवेंचरर बनने के लिए दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकती। ये सुनकर जेमी कहती है, बस आप मुझे इतनी ही सजा देंगे और मैं भी थंडरपाइक पार्टी की मेंबर थी और मुझे लगा था कि मुझे इस देश से निकाल दिया जाएगा। फिर ममार कहती है, जेमी तुमने थंडरपाइक पार्टी के इलीगल कामों का एविडेंस हमको दिया है और इसके अलावा ये बात भी साबित हो चुकी है कि तुमने डार्क एल्फ के खिलाफ कोई भी अश्लील कमेंट नहीं किया था। और जेमी इतनी कम पनिशमेंट देने के लिए इनका शुक्रिया करती है। और फिर बाहर आने के बाद जेमी यूक से कहती है, यूक मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे सपोर्ट में बहुत कुछ बोला होगा जिससे मुझे इस देश से निकाला न जाए। यूक कहता है, हाँ तुम कह सकती हो, लेकिन आखिरी फैसला तो गिल्ड और किंगडम का ही था। फिर जेमी कहती है, यूक मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरी वजह से क्लोवर पार्टी को भी पनिशमेंट मिल गई। यूक कहता है, अब बस भी करो क्योंकि तुम इस बारे में हमसे काफी बार माफी मांग चुकी हो। फिर जेमी कहती है, मुझे खुद से नफरत हो रही है क्योंकि मैंने तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया था और तुम्हारा मजाक भी बनाया था। और तुम्हें क्या लगता है अगर मैं कोशिश करूंगी तो मैं बदल सकती हूँ? यूक कहता है, जेमी तुम ऑलरेडी काफी बदल चुकी हो और देखो हम कितना नॉर्मली बात कर रहे हैं। और अगर मैं थंडरपाइक पार्टी को अपनी बात समझाने की कोशिश करता और थोड़ा ठीक से कम्युनिकेट करता तो हो सकता है कि ये सब कभी नहीं होता। जेमी यूक का हाथ पकड़कर कहती है, यूक इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और इसमें साइमन और हम सब की गलती है। फिर यूक कहता है, लगता है अब घर जाने का समय आ चुका है क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और फिर जेमी कहती है, तुम्हारा शुक्रिया यूक और ये बात मैं अपने दिल से कह रही हूँ। और फिर जेमी और यूक अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, एपिसोड 9। और अब 1 हफ्ते बाद यूक ममार से बात कर रहा है और ममार से कहता है कि वो नेने को अपनी पार्टी में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करेगा। ममार कहती है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम्हें क्या लगता है कि नेने क्लोवर पार्टी में फिट हो पाएगी? यूक कहता है, वो ऑलरेडी काफी अच्छा कर रही है और नेने के साथ ऐसा लगता है कि वो हमेशा से ही क्लोवर पार्टी का हिस्सा थी। ममार कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं पेपर वर्क का काम शुरू करती हूँ। यूक कहता है, क्या इस बारे में हमें एक बार नेने से नहीं पूछ लेना चाहिए? ममार कहती है, यूक क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि नेने क्लोवर पार्टी का हिस्सा बनने से मना कर सकती है? और फिर ममार गेट खोल देती है और नेने कमरे के अंदर गिर जाती है क्योंकि नेने कान लगाकर इनकी बातें सुन रही थी। और फिर नेने कहती है, मैं तो यहाँ पर बस यूक को एक मैसेज पहुँचाने आई थी जो सिल्क ने भेजा है। ममार कहती है, तुम्हें पता है ना कि ऐसे कान लगाकर सुनना गलत बात होती है। फिर यूक कहता है, नेने अगर तुम हमारी बातें सुन चुकी हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या जवाब होने वाला है। और फिर नेने खुशी खुशी क्लोवर पार्टी का हिस्सा बनने के लिए हाँ कह देती है, जिसके बाद ममार नेने को गले लगाती है और कहती है, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ काफी अकेलापन फील होगा लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ नेने। और नेने भी ममार से गले लगकर काफी इमोशनल हो जाती है। और फिर बाद में नेने यूक को वो मैसेज देती है जो सिल्क ने भेजा है और यूक इस मैसेज को पढ़ने के बाद कहता है, हम दोनों को चलकर एक बार जेमी से मिल लेना चाहिए। और अभी जेमी लाइब्रेरी के अंदर है और अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके किताबों को उनकी जगह पर पहुंचा रही है।
और तभी यूक और नेने यहाँ पर आ जाते हैं और यूक कहता है इस कमरे को बेनवुड इस्तेमाल करता था, लेकिन जब ये कमरा उसके कंट्रोल से बाहर चला गया तब उसने ये कमरा छोड़ दिया। जिमी कहती है यहाँ पर सभी चीजें ऐसे ही फैली हुई हैं और इन सभी चीजों को ठीक जगह पर पहुंचाने में मुझे कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। ये सुनकर नेने कहती है तुम इस काम को बस 1 हफ्ते में कर दोगी, क्योंकि इसे पूरा करने में मुझे कम से कम 6 महीने नहीं बल्कि पूरा 1 साल लग जाएगा। और सही में तुम काफी कमाल की हो। इतनी तारीफ सुनकर जेमी थोड़ा बैकफुट पर आ जाती है और यूक से कहती है यूक, मैंने तुम्हें अभी तक इस चीज के लिए शुक्रिया नहीं किया है, क्योंकि तुमने गिल्ड मास्टर से बात करके मेरी इस गिल्ड के अंदर जॉब लगवा दी। यूक कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जेमी कहती है ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी, क्योंकि अब मेरे पास थोड़ी पैसे तो आ पा रहे हैं, और उन दवाइयों के लिए भी शुक्रिया जो तुमने मेरे भाई के लिए दी थी। फिर यूक कहता है सिल्क को तुमसे कुछ काम है, इसलिए उसने तुम्हें मिलने के लिए क्लोवर पार्टी के बेस पर बुलाया है। और फिर ये तीनों बातें करते हुए क्लोवर पार्टी के बेस की तरफ जाने लगते हैं। और जेमी कहती है इस जगह की ये बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पर ज्यादा बर्फ नहीं पड़ती। जेमी की बात सुनकर यूक कहता है जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है और मैं बर्फ में बहुत खेलता था। और ये कहकर यूक को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब यूक साइमन के साथ बर्फ से खेला करता था। और साइमन के बारे में सोचकर यूक थोड़ा अपसेट हो जाता है। जेमी पूछती है यूक क्या हुआ? यूक कहता है माफ करना, मैं कुछ सोच रहा था। जेमी कहती है तुम्हारे चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि तुम क्या सोच रहे थे। और फिर बातें करते हुए ये लोग क्लोवर पार्टी के बेस तक पहुंच जाते हैं और यूक लेडी फर्स्ट कहकर इन दोनों को पहले अंदर जाने के लिए कहता है। और जैसे ही दोनों लड़कियां अंदर घुसती हैं वैसे ही मरीना, सिल्क और रेन इनको सरप्राइज करती हैं और क्लोवर पार्टी के अंदर वेलकम करती हैं। यूक कहता है मुझे पूरे रास्ते बस इसी बात का डर लग रहा था कि तुम्हें इसका आइडिया न लग जाए। जेमी कहती है यूक तुमने हमें ट्रिक किया। और नेने सिल्क से कहती है अब मैं समझी कि तुमने यूक को लेटर क्यों भेजा था, और मुझे क्लोवर पार्टी का हिस्सा बनके बहुत अच्छा लग रहा है। यूक कहता है आज तुम दोनों के लिए हमने वेलकम पार्टी रखी है। और फिर जब सब अंदर जाने लगते हैं तभी यूक जेमी को देखता है और जेमी से पूछता है क्या हुआ जेमी, क्या तुम क्लोवर पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहती? जेमी कहती है मैं क्लोवर पार्टी का हिस्सा बनके बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने थंडर पाइक पार्टी के साथ मिलकर तुम लोगों को बहुत परेशान किया है। और तभी सिल्क आकर जेमी से कहती है जेमी अब तुम हमारे साथ हो और तुमने हमारी जान बचाई थी। और फिर बाकी लड़कियां भी यहाँ आकर जेमी को सपोर्ट करती हैं, जिस वजह से जेमी के आंसू निकलने लगते हैं। और फिर जेमी और नेने के क्लोवर पार्टी का हिस्सा बनने की खुशी में ये सभी लोग वेलकम पार्टी को एंजॉय करते हैं। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद यूक जेमी को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा है और घर जाते हुए ये दोनों थंडर पाइक पार्टी में बिताए हुए सभी फनी और अच्छे दिनों के बारे में बातें करते हैं। और काफी देर बातें करने के बाद यूक कहता है अगर मैं तुम लोगों से थोड़ा और ठीक से बात करने की कोशिश करता तो हो सकता है कि थंडर पाइक पार्टी का अंत इस तरीके से नहीं होता। जेमी यूक का हाथ पकड़कर कहती है ये बात मुझे चाहे जितनी बार कहनी पड़े मैं कहूंगी कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि इस सब में पूरी तरीके से थंडर पाइक पार्टी के बाकी मेंबर्स की गलती थी। और चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं और 1 साल बाद मैं दोबारा अपने एडवेंचरर के काम पे लौट पाऊंगी और मैं पूरी मेहनत करूंगी तुम लोगों का साथ देने की, और मैं दोबारा वो गलती नहीं करने वाली जो मैं एक बार कर चुकी हूँ। यूक कहता है जेमी पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और अब से हम क्लोवर पार्टी के मेंबर्स के तौर पर अपना बेस्ट देंगे। और फिर अब यूक जेमी को उसके घर छोड़कर वापस आ चुका है और पूछता है कि बाकी सब कहाँ पर हैं। रेन बताती है बाकी सब एक घोड़ा गाड़ी लेकर नेने का सामान उठवाने के लिए गए हैं, क्योंकि नेने शिफ्ट कर रही है। और यूक फिर बर्तन धुलवाने में नेने की मदद करने लगता है। और थोड़े बर्तन धोने के बाद रेन कहती है इसमें काफी मजा आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हमारी नई नई शादी हुई हो। ये सुनकर यूक काफी हैरान हो जाता है और रेन कहती है क्या तुम रोजाना मुझे एप्रन पहने हुए नहीं देखना चाहते? यूक कहता है मैं देखना चाहता हूँ। और रेन तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हो चुके हैं। रेन कहती है जो फीलिंग्स तुम्हारी मेरे लिए हैं तुम उनको अभी भी रोक रहे हो ना? यूक कहता है मैं जानता हूँ ये काफी खराब बात है, लेकिन मुझे सही में नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए और मैं काफी कंफ्यूज हूँ। रेन यूक को किस करके कहती है मैं अभी ऐसा फील करती हूँ और तुम इसका जवाब मुझे बाद में दे सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब 1 महीने बाद क्लोवर पार्टी के ऊपर से सस्पेंशन हट चुका है और अब क्लोवर पार्टी दोबारा एडवेंचर पर जा सकती है। और यूक ममार से मिलने के लिए एडवेंचरर गिल्ड पे पहुंचता है और ममार यूक को बताती है कि अभी अभी एक नया डंजन मिला है। और ये बात सुनकर यूक काफी हैरान हो जाता है और कहता है 10 साल बाद एक नया डंजन मिला है, और वैसे ये नया डंजन है कहाँ पर? ममार
इस डंजन की लोकेशन यूक को बताती है और कहती है क्यों ना क्लोवर पार्टी इस डंजन के अंदर जाके स्ट्रीम करे और इससे तुम्हारा काफी अच्छा कमबैक होगा। और वैसे भी क्लोवर पार्टी ने एक्रोमेटिक डार्कनेस के अंदर काफी अच्छा काम किया था, जिस वजह से किंगडम ने रिक्वेस्ट करी है कि क्लोवर पार्टी इस नई डंजन को जाकर इन्वेस्टिगेट करे। यूक कहता है मैं इस क्वेस्ट के बारे में पहले अपने बाकी मेंबर से बात कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मैं तुम्हें इसका जवाब दे पाऊंगा। और फिर यूक जब गिल्ड में पहुंचता है तब यूक की शक्ल देखते के साथ मरीना समझ जाती है कि यूक को एक नए क्वेस्ट के बारे में पता चला है। लेकिन मरीना के पूछने पर यूक मरीना को नहीं बताता और कहता है कि वो डिनर के टाइम पर इस बारे में सबको एक साथ बताएगा। और फिर जब रेन यूक को मिलती है तो रेन भी समझ जाती है कि यूक को एक नए क्वेस्ट के बारे में पता चलता है, लेकिन यूक रेन को भी कुछ नहीं बताता। और फिर जब यूक सिल्क से मिलता है तो सिल्क भी समझ जाती है कि यूक को एक नया क्वेस्ट मिला है। और सिल्क के पूछने पर यूक कहता है मैं इसके बारे में सबको एक साथ डिनर पर बताने वाला था, लेकिन लगता है कि मुझे तुमसे शुरुआत कर देनी चाहिए। और अभी अभी एक नया डंजन मिला है और क्लोवर पार्टी से रिक्वेस्ट की गई है कि हम सबसे पहले जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेट करें। सिल्क कहती है मुझे लगता है कि अगर हम इस क्वेस्ट पर जाएंगे तो क्लोवर पार्टी की कमबैक स्ट्रीम काफी कमाल की होगी और तुम हमारे लीडर हो, जिस वजह से मैं आपके डिसीजन में आपका सपोर्ट करूंगी। यूक कहता है मैं गिल्ड में जाकर क्वेस्ट की डिटेल लेकर आता हूँ और तब तक तुम बाकी तैयारियां करो। सिल्क कहती है अगर आप गिल्ड जा रहे हो तो क्या आप जेमी से बात कर सकते हो। यूक कहता है अगर हम क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर भी लें तब भी हम जेमी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। सिल्क कहती है मैं इस बारे में बात नहीं कर रही और क्लोवर पार्टी के ऊपर से सस्पेंशन हटने की खुशी में आज रात को हमें पार्टी करनी चाहिए और प्लीज जेमी को बता देना कि वो और उसका भाई यहाँ पर वेलकम है। और यूक फिर इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए गिल्ड चला जाता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।